ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा जिसमें ऑब्वियसली हमने आपस में एक दूसरे को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया एंड देन पीएमपी एग्जाम के बारे में हमने कुछ चीजें सीखी थी या देखी थी। ऑल्दो ये अभी जितना कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ा और जो आज हम देखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कुछ नहीं पढ़ा और ना आज पढ़ेंगे, बट आपको पीएमपी एग्जाम के बारे में काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा ये एग्जाम किस तरह का है, एज वेल एज इस कोर्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या कुछ होगा। आप लोगों के जो कुछ डिफरेंट कंसर्न्स हैं, क्यूरीज हैं, इंशाल्लाह आई ट्राई टू एड्रेस दैट। और कल से हम इंशाल्लाह अपना रेगुलर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट है ना उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सो एग्जाम पीएमपी एग्जाम के बारे में आपको याद होगा हमने कल जो बातें कवर की थी उसके अंदर हमने जो एग्जाम को में रजिस्टर करने का प्रोसेस है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे। देन हमने दैट मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और उसका पूरा जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमने देखे थे। और फिर हमने पीएमपी एग्जाम के बारे में इटसेल्फ कुछ बातें की कि उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस में से आपको ग्रेड किया जाएगा, जनरली पासिंग परसेंटेज क्या है, पास होने के लिए आपको किस किस प्रोसेस ग्रुप में पास होना लाजमी है एंड सो ऑन। इस तरह की हमने कुछ बातें जो है वो कल की थी। आज मैं आपको पीएमपी जो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं अभी, वो है जो पीएमपी के अंदर एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ फर्दर बातें हैं वो दिखाऊंगा। प्लस आपको 3-4 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। ऑब्वियसली आपने अभी चीजें पढ़ी नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर चीजों का शायद ना पता हो, ठीक है? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको उसमें से करेक्ट आंसर ज़ाहिर है आप खुद से गेस नहीं कर सकेंगे, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और आई वांट टू एक्चुअली गिव यू अ फीलर कि यार ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के अंदर छुपे ट्रिक्स जो हैं उनको हमने किस तरह अनकवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। एज आई टोल्ड यू हम एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे आज। सो कल भी ये मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पीएमपी एग्जाम आपका डायरेक्टली मेमोरी का टेस्ट नहीं है। आपको इस तरह की कोई बात लिखने नहीं आएगी, राइट अ नोट ऑन समथिंग और व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ सो एंड सो थिंग, या व्हिच कैटेगरी ऑफ सो एंड सो थिंग इज दिस। इस तरह का मेमोरी का टेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सामने रखते हुए आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या सिचुएशन के अंदर जो आपको बताया गया है, इसमें आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताई गई है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एंड सो ऑन। सो इट विल बी अ सिनेरियो बेस्ड टेस्ट, या जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। एक बात अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑल्दो ये दोबारा से जब हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और जब हम प्रैक्टिस सेशंस की तरफ जाएंगे तो ये बातें मैं आपको फिर एक दफा रिवाइज कराऊंगा ताकि आप चीजों के बारे में फेमिलियर हों बिफोर यू एक्चुअली अटेम्प्ट द टेस्ट और या इवन अटेम्प्ट द प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस है बट हो सकते हैं। हम इस कोर्स के अंदर हर वो चीज कवर जरूर करेंगे जिसकी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी है आने की एग्जाम में। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन दी गई हो और उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया हो। लेटर ऑन क्वेश्चन नंबर 2 या 3 क्वेश्चन गुजरने के बाद या इमीडिएटली जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें दे कैन रेफर बैक टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे आपको वो अगर ये कहें कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट जो बजट था एज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 31, उसमें अगर 10,000 का और डॉलर्स का बजट ऐड हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपका जो प्रीवियस डाटा है किसी भी एक क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है, देयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये ज्यादा चांस नहीं है ऐसा होने का, लेकिन देयर इज अ चांस कि समटाइम्स
वही डाटा, वही इंफॉर्मेशन आपके किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ हो रही हो। और इस किस्म की चीज़ें मेनली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं या जहाँ पे ज़्यादा चांस है आने का, वो नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन्स में। और जब हम नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन्स कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। जब हम थ्योरेटिकली ये पार्ट पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ एक्सरसाइज़ेज़ भी करेंगे और एंड ऑब्वियसली जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें तो होगा ही होगा। ये एग्जाम के बारे में एक बात तो ये हो गई। अब कल किसी ने मेरे से पूछा था आईटीटीओ। जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में से फेमिलियर हैं, उन वहाँ पे ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ी टर्म यूज़ होती है, इनपुट, आउटपुट एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इनको आईटीटीओस के नाम से देते हैं कि इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट्स। जिन लोगों के लिए जिन्होंने ये पहले से नहीं पढ़ा हुआ, मैं उनको अभी ये हल्का-सा बता रहा हूँ, बट हम ये सारी बातें थ्रू आउट द कोर्स बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम सीखेंगे या हम पढ़ेंगे या पीएमपी एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट होती है, वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। लाइक जब मेरा प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, तो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं। जो प्रोसेस मैं कंप्लीट करूंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट मैं समझूंगा कि अब इनिशिएट हो गया है। उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट प्लान करना होगा, तो फिर कुछ प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये कहूँ कि मुझे अपना बजट बनाना है, उसके लिए मुझे कॉस्ट के एस्टिमेट करने हैं, तो कॉस्ट एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस। फिर इसी तरह अगर मुझे अपना स्केड्यूल बनाना है, तो मैं ये देखूंगा कि यार पहले तो मैं मेरे प्रोजेक्ट पे जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, हर एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन होगा, तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन एस्टिमेट्स कह लें। तो दिस इज अगेन अनदर प्रोसेस। सो टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 49 प्रोसेसेस जो हमने पढ़ना है अभी, ठीक है, जो पीएमआई का फोकस है। कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, वो तरह चीजों को डिफरेंट अप्रोच से लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यार हर प्रोसेस जो है, वो एक्चुअली उसके अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, और उस प्रोसेस के नतीजे में हम इन इनपुट्स को यूज करते हुए कुछ काम करते हैं, और वो काम करने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस मेरे पास कुछ आउटपुट पे आता है। अब ये जो हम इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। देखें आप, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इनपुट, tools and techniques, and then it gives us some output. For example, मुझे अगर अपने कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, तो मेरे इनपुट पे क्या कुछ होगा। मे बी मेरे इनपुट पे कोई एक्टिविटीज की लिस्ट होगी, जिसको मैं यूज करूंगा इंडिविजुअल एक्टिविटी पर यूज होने वाले कॉस्ट एक्सपेंसेस को एस्टिमेट लगाने में। और यहाँ पे मेरे पास जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो रहे होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेशन मेथड्स हैं। एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएंगे। इनपुट मैंने एक्टिविटीज की एक लिस्ट ली, उसके ऊपर एक टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई किया। लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली ये चीजें बता रहा हूँ कि आपने कहा कि यार एक टूल एंड टेक्निक है, एस्टिमेशन का एक खास पर्टिकुलर मेथड है, हम वो मेथड यूज कर रहे हैं या वो टूल यूज कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी गॉट सम आउटपुट। और आउटपुट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक कॉस्ट एस्टिमेट आ गया। बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं, हर प्रोसेस के लिए कुछ इनपुट्स हैं, कुछ उसके अंदर यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमने सीखने हैं, और कुछ हमारे पास आउटपुट्स हैं। ये मैंने जो बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन चीजों का दिया है, हम बड़ी डिटेल में ये कवर करेंगे। इनफैक्ट थ्रू आउट द कोर्स हम यही बातें करते रहेंगे ऑल द टाइम। तो लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, वो ज्यादा स्केर्ड होते हैं इस बारे में कि यार 49 प्रोसेस है, हर प्रोसेस में कोई 10-10 इनपुट्स हैं, कोई 15-15 उसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कोई 10-10 जो है ना आउटपुट्स आए हुए हैं, तो ये सारे के सारे कैसे याद होंगे। रिमेंबर, ITTO, इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड O फॉर आउटपुट्स, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। कल मिर्जा साहब ने गालिबन में से एक क्वेश्चन मिर्जा दानिश साहब ने पूछा था, तो आई टोल्ड हिम कि यार ये आपका कंसर्न नहीं है, मतलब ये वरी करने की बात नहीं है। जो आप डिग्रीज के अंदर मास्टर्स लेवल पे या अदरवाइज किसी भी डिग्री के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट अब पढ़ाया जाता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है किसी भी डिग्री में। तो जिन लोगों ने एग्जाम के अंदर ये चीजें देखी होंगी ना, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सेटिंग के अंदर, वहां पे अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको एक दो तीन प्रोसेसेस पढ़ाए जा रहे होते हैं, और वो आपका जैसे एक रट्टा वाला सिस्टम है उस तरह पूछते हैं। यहाँ पे इस तरह चीजें नहीं पूछी जाती। हाउएवर, कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स हैं जो बहुत ऑब्वियस किस्म के हैं, बहुत ही ऑब्वियस हैं, वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। और ये जो जो चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको स्पेशली
स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस कोर्स नाम लेके बताऊंगा कि यार ये आपको पता होना चाहिए, इन एनी केस पता होना चाहिए। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने जैसे कहा कि यार कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर मुझे आउटपुट पे क्या मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट के एस्टिमेट मिलते हैं। जब एक प्रोसेस है कॉस्ट एस्टिमेशन का, तो उसके आउटपुट पे मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट ही मिलेंगे। इसी तरह अगर मुझे बजट बनाना है, तो बजट बनाने के आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बजट जो मेरा फाइनल हो जाएगा वो मिलेगा। और इसी तरह बजट बनाने के लिए मुझे इनपुट पे क्या चाहिए होगा? मुझे वहां पे इनपुट पे ये जो पिछले प्रोसेस में मैंने हर एक्टिविटी के कॉस्ट एस्टिमेट लगाए, तो और उन कॉस्ट एस्टिमेट्स को मैंने सम अप करके टोटल बजट बना लिया। ऑल्दो ये इतना सिंपल नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, बट ये मुझे पता है कि जब तक मुझे इंडिविजुअल एक्टिविटीज के एस्टिमेट नहीं पता चलेंगे, मैं तब तक बजट नहीं बना सकता। दैट मीन्स दिस इज अ श्योर शॉट इनपुट। तो मुझे इतनी क्लैरिटी, जहाँ पे मतलब इतनी ऑब्वियस किस्म की चीजें है ना, उनके इनपुट्स और आउटपुट्स पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं कर रहा कि मुझे याद होने चाहिए। अगेन दिस इज नॉट टेस्ट ऑफ मेमोरी, एक्चुअली मुझे वो फ्लो पता होना चाहिए कि यार अभी जैसे मैंने 2 बातें की कि पहले हम एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हैं, और उसके बाद उन एस्टिमेट्स को अगले प्रोसेस में सम अप करके मैं बजट बना लेता हूँ। इसका मतलब है इससे पीछे कोई एक और प्रोसेस भी होगा जिसमें मैं अपना जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, उस पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज की एक लिस्ट प्रोड्यूस करूंगा। ये एक्टिविटीज की लिस्ट आएगी तो फिर मैं अगले प्रोसेस में उसका कॉस्ट एस्टिमेट हर एक्टिविटी का लूंगा, और ये जब हो जाएगा तो मैं बजट बनाऊंगा। सो आपको ये जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और इनपुट्स और आउटपुट्स का जो फ्लो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर, ये पता होना चाहिए। और इस बारे में ये 10 से 12 जो फिगर लिखा हुआ है, ये बेसिकली आरएमसी रीटा इज अ फेमस लेडी जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में काफी काम किया। उन्होंने 90s में ये प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट किए थे, ये टीचिंग या कोचिंग शुरू की थी, और इनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर टॉप 2 या 3 ट्रेनर्स का या आप कहना ट्रेनिंग मटेरियल्स की हम बात करें, तो वो रीटा की जो है ना आउटपुट है। तो बहरहाल रीटा पास्ट अवे इन आई गेस 2010 और 8 में भी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उनकी बेटी ने उस चीज को आगे कंटिन्यू किया, और हम अपनी रेफरेंस बुक के तौर पे रीटा की ही ये बुक पढ़ेंगे। ये रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज करनी है उसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपसे आज शेयर कर दूंगा, ये सारी बातें, ठीक है। बट रीटा ने, और ये एक प्रॉपर अब इदारा बन चुका हुआ है, और इसने बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज कैरी आउट की हैं अबाउट द पीएमपी एग्जाम। तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीजें कोट कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस इस बारे में आते हैं, इतने क्वेश्चंस इस बारे में आते हैं, वो आरएमसी की रिसर्च के मुताबिक होंगे। तो अब आरएमसी ये कहता है कि 10 टू 12 क्वेश्चन। हाउएवर पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस वो ये है कि इससे कम होता है समटाइम्स। ये 10 टू 12 नहीं है, मे बी ये 6 टू 8 हो मैक्सिमम, जिसमें इनपुट और आउटपुट का पूछा जाए। बट हम ऑब्वियसली वो स्टडी उनकी थोड़ी बड़े लेवल की है, तो आई जस्ट कांट रिलाई लाइक मेरे 50 ये 2 साल में 3 साल में जो 50-60 स्टूडेंट्स है, मैं उनके डाटा पे रिलाई नहीं कर रहा। ओवरऑल यू जस्ट कीप इन माइंड के 10 टू 12 होंगे। हाउएवर जितने भी होंगे जस्ट डोंट वरी, आई टेल यू ऑल द स्पेसिफिक डिटेल्स जो आपको जहन में रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कोर्स के दौरान पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर वो फॉर्मूला रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं या नहीं होती हैं? आप दुआ करें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो फॉर्मूला रिलेटेड हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आसान तरीन क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम में। ये मैं अगर ये कहूँ ना कि ये वो 15 या 20 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर होते हो कि ये ठीक होंगे। और ये फीडबैक मेरा पर्सनली फ्रॉम मेनी अदर ट्रेनर्स एज वेल, और इसी तरह आरएमसी का भी, मेरे स्टूडेंट्स का भी, ये सब का मैं कंबाइंड फीडबैक कह रहा हूँ कि ये इस पे मुत्तफिका अलैह ये सबका क्या मौकफ है कि कैलकुलेशन क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चंस, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे जितने ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड आए वो अच्छे हैं। मतलब इसमें अगर जनरली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो आपको एक पेपर देते हैं और एक पेंसिल वगैरह के रफ वर्क के लिए आपको वो 2 या 3 पेपर देंगे, और जनरली एग्जाम के स्टार्ट में बंदे के माइंड में होता है यार मैं ये कर लूंगा और वो कैलकुलेशन इधर करूंगा।
ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसके टॉप आप कह लें कि 1 या 2 इंच या यानी कि 3 या 4 वो ब्लैंक पेज होता है। अगर मैं 3 लाइन्स ड्रॉ कर लूँ, तो मैक्सिमम 3 लाइन्स का आप ये पूरे टेस्ट के अंदर चीज़ यूज़ होगी। बाकी आपको रफ वर्क के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ता, और ये भी आप बहुत ही कोई पॉइंट्स बनाना चाहें तो उसके लिए यूज़ होता है। लाइक कैलकुलेशंस अगर आई हैं ना, तो इस तरह होंगी 4 डिवाइडेड बाय 2, या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है ना, तो वो इस तरह होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर लेट्स से इसका अंडर रूट, तो ये 16 का अंडर रूट बन जाएगा, और 16 का अंडर रूट 4 होता है। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, ऑल्दो कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, बट ये बहुत सिंपल होते हैं, और आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है उसकी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, फिर एक और कंसर्न होता है, कुछ लोग उनको फ़ियर होता है, जैसे मुझे मुझे भी पर्सनली ये चीज़ प्रॉब्लम करती है कि एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। लाइक एक प्रोफ़ेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ उसी प्रोफ़ेशन से स्पेसिफ़िक होती हैं। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकाउंटेंट्स और ये वो जेवी लगा जेवी एक जो है ना वो टर्म यूज़ करते हैं फॉर सम थिंग। तो अब वो वाउचर है समथिंग, आई डोंट नो क्या है, बट अब वो जेवी क्या स्टैंड, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इस तरह के इश्यूज एग्जाम पीएमपी एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो पूरे के पूरा स्पेल आउट करके बताएंगे कि वो जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। लाइक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो पूरा लिखेंगे, रादर देन उसकी जो एब्रिविएशन हम जर्नल यूज करते हैं WBS। हाउएवर, हम कोशिश ये करेंगे कि ड्यूरिंग दिस कोर्स हम बार बार वो जो एब्रिविएशंस, कॉमन एब्रिविएशंस यूज होती हैं, उनको हम इतना ज्यादा उसकी ग्रिप कर लें कि अगर वो एब्रिविएशंस भी आती हैं, ओनली एब्रिविएशंस आती हैं, तो भी हमें कोई इश्यू ना हो। अच्छा, कल एक और बात हमने की थी, जैसे कि डायरेक्ट कोटेशंस फ्रॉम द पिम्बॉक गाइड। ये पिम्बॉक गाइड वो स्टैंडर्ड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सॉरी, जो हमारी रेफरेंस बुक है, पिम्बॉक गाइड जो है उसके अंदर से डायरेक्ट कोटेशंस जो है ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि एज वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन वो नहीं आती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के ये सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। अच्छा, अब एक और बात ये है कि एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम से एक दिन पहले भी जो लोग जिस दिन भी जो आप में से अपीयर हो रहा होगा, मैं आपको ये दोबारा से ये चीज तसल्ली के लिए बताऊंगा। रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, आउट ऑफ 200 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में कंफर्म यू वुड नॉट बी श्योर कि यार ये है क्या, बोला मैं कौन सा आंसर सही चूज करूं। 40 क्वेश्चन विच इज अ बिग नंबर, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि हम श्योर इसलिए नहीं होते बिकॉज ये मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट बुक से कोई सवाल नहीं पूछा गया। इंस्टेड एक आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी हुई है, और आपके पास जितना भी नॉलेज है, आपने जितनी भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेस पे आप अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करते हुए यू गेट एन आंसर, और यू रीच टू अ सर्टेन आंसर कि यार मेरे ख्याल में इन चार में शायद ये वाला आंसर ऐसा है जो पॉसिबली ठीक हो सकता है। अब ये जो पॉसिबली ठीक हो सकना है ना, ये एक्चुअल में वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है कि यार पता नहीं मेरा आंसर ठीक होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब होता ही है कि लेट्स से मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए लेट्स से जो मुझे मैं अनसर्टेन था, और अगर वो सीक्वेंस में आ गए ना, लगातार 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते जिन पे मैं अनसर्टेन हूँ, तो वहां पे लाइक सम कैंडिडेट्स वो उसी वक्त दे टेक वेरी सीरियस प्रेशर ऑफ दिस, और वो हिम्मत छोड़ देते हैं, और उसके बाद कहते हैं वो अपना माइंड उन्हीं 20 क्वेश्चंस में बना लेते हैं, यार अब अगली दफा अगली अटेम्प्ट में ना मैं इसको करूंगा। ये नहीं करना। आपने पूरे एग्जाम के अंदर, थ्रू आउट द एग्जाम, आपने अपनी बेस्ट जजमेंट को यूज करते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको लग रहा है ना, वो आपने आंसर करना है, एंड ट्रस्ट मी वो ठीक होता है। ठीक है, अगर आप परेशान हो के फियर के साथ चीजें आगे पीछे करेंगे, तो ऑब्वियसली आप लूज करना शुरू कर देंगे। हर गुजरते 5 या 10 मिनट के बाद आप पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। स्टे कॉन्फिडेंट। अगेन जैसे मैंने कहा, मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी आपके ये काउंसलिंग जो है वो इस बारे में करूंगा, जो एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रिक्स हैं, कितना टाइम किस वक्त लेना है, थकावट हो रही है, पानी लेना है, जूस लेना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब कल किसने, अब्बास साहब ने मेरे ख्याल में पूछा था कि कितना टाइम लगेगा,
और लाइक 4 घंटे में या नहीं मलिक साहब ने शायद पूछा था कि कितना टाइम लगेगा मुझे ये कंप्लीट होने में 4 घंटे का क्वेश्चन जी है ना? एग्जैक्टली। तो अब जी जी जी। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि जनरली इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर तो आपकी स्ट्रेटजी ये है कि यार मैं एक दफा सारे क्वेश्चंस का आंसर देता चला जाऊंगा या देती चली जाऊंगी और एंड पे फिर देखेंगे जो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगते हैं उनको मैं मार्क करती जाऊंगी कि लेटर ऑन आई कम बैक और वो जो फीचर होता है इनका कि जी मैं मार्क कर लूं उनको मार्क कर लूंगा और बाद में 3 घंटे में मैं अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस करके और जो बाकी 30-40 क्वेश्चंस है ना उनको मैं रिव्यू के लिए जिनको मैंने मार्क किया वो तसल्ली में बाद में देखूंगा। तो ऐसे केस में तो 3 घंटे में आपका फर्स्ट पास 200 क्वेश्चंस का पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक और स्ट्रेटजी है जनरली जैसे मैं करता हूँ और वो ये है कि मैं एक ही दफा तसल्ली से चीजों को करके आगे जाता हूँ। मुझे अगर मैं आगे मूव ऑन कर भी जाऊं इवन देन मेरा माइंड पीछे स्टक रहता है। ये भी एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा दिस इज अगेन अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें अगले क्वेश्चन पे चले जाएं और आपका माइंड अभी पिछले में स्टक हो आप दोनों क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो अगेन आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग। सो ये कुछ बातें जी जो एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड हमने करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन टाइप्स यहाँ पे वर्ड टाइप्स लिखा हुआ है बट मैं ये कहूंगा कि यार आपको डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ये टाइप्स तो ऐसा नहीं है मतलब सारे क्वेश्चंस ही सिचुएशनल बेस्ड हैं। उनमें से कुछ जो है वो कैलकुलेशन वाले होते हैं कुछ जो है वो डायग्राम टाइप होंगे यानी कि ग्राफ या उस तरह की चार्ट्स की बेस पे होंगे कुछ टेबल्स की बेस पे होंगे बट ऑल द टाइम्स ये होंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस ही। लेकिन हम इनका जरा एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ऑल दोस्त आप में से जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ जीरो बैकग्राउंड है उनके लिए ये क्वेश्चंस अभी जो मैं एग्जांपल के तौर पे सामने दिखा रहा हूँ वो ऑब्वियसली उसके आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ। और जिन्होंने इवन पढ़ा भी हुआ है और वो जाहिर है भूल चुके होंगे थ्योरेटिकल पार्ट अगर मैं कहूँ वो जो बुकिश नॉलेज है वो भूल चुके होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इस वक्त मे बी राइट आंसर ना दे सके लेकिन इस वक्त जो मेरा मकसद है ये चीजें आपको दिखाने का वो ये है कि यार आपको एक फीलर आ जाए थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। तो इसके सामने आपके सामने स्क्रीन में सिचुएशनल क्वेश्चन की हेडिंग के नीचे मैंने आपको ये एक क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है। आप में से काइंडली कोई रीड करेगा या मैं ही कर दूं? आप में से रीडिंग किसकी अच्छी है? चलें आप लोग खुद पढ़ें मैं भी रीड मैं करता कर हूँ। देती हूँ चलें जी प्लीज करिए। सर। शुरू से ये नहीं नहीं क्वेश्चन ही क्वेश्चन 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 पढ़ें। You receive notification that a major item you're purchasing for a project will be delayed. हम्म What is the best thing to do? A. हम्म Pre-plan your project to accommodate this delay. हम्म B. Notify your manager. C. Let the customer know about it and talk over options. हम्म D. Meet with the team and identify the alternatives. जी। सो आप लोगों का क्या ख्याल है इसमें से ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? या सी या डी। या सी या डी? हम्म डी सर। डी अच्छा पे जी। आई थिंक आई विल प्रेफर टू सिलेक्ट डी। D. डी डी डेल्टा हाँ आई थिंक सी सर। सी चार्ली ओके। अच्छा ए वाला भी है कोई? अच्छा गुड। अच्छा अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है अगर तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज को इसको एग्जाम का क्वेश्चन बना के समझेंगे ना आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप मे बी मतलब देयर इज अ चांस कि आप गलत आंसर पे की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं आपसे वैसे एक चीज पूछता हूँ। आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके पास एक बॉस है। आपका कोई भी सब ऑर्डिनेट असिस्टेंट मैनेजर कोई हेल्पर कोई ट्रेनी कोई इंटर्नी वो आता है और वो आपको बताता है सर ये एक ईमेल आई है और उस ईमेल में वो जो आइटम हमारे आने थे ना वो आइटम लेट हो गए और इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। राइट? अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होगा कि आप उठ के फौरन ही आपको उसने न्यूज दी ये बात और आप उठ के अपने बॉस के पास चले गए कि सर वो लेट हो गया? नहीं। बॉस आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि आप वापस जब आएंगे तो यकीनन वो आप जो है ना वो कान लाल हुए होंगे उस वक्त। तो हम वी डोंट जस्ट टेक एनी स्टेप रैंडमली कि जी मुझे एक बात पता चली और मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव। इनफैक्ट सबसे पहला काम ये है कि मैं इन हाउस इंटरनली उसका एनालिसिस करूंगा। अच्छा अब अगर मैं एक ऑप्शन यहाँ पे और ऐड करता हूँ और वो मैं कहता हूँ कि आप एनालाइज दिस गिवन इंफॉर्मेशन decide something या decide different alternatives and then do something। ठीक है?
इस पर्टिकुलर केस में वो जो मैं इंडिविजुअल एनालिसिस मेरा होगा, मैं वो देखूंगा। अब यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, तो नेक्स्ट मेरे पास जो इमीडिएट सर्कल आता है ना, वो आता है मेरी टीम का। मैं पहले अपनी टीम से डिस्कस करूंगा, ये जो साहब मुझे ये न्यूज़ देख के आए हैं वो, या मैं उसे कहूंगा अच्छा यार वो फोरमैन को भेज दो, या यार वो असिस्टेंट इंजीनियर को भेज दो, या चीफ इंजीनियर को भेज दो, वट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ हूँ और मैं किस से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, उनसे मैं मिलके और कहूंगा कि यार आप बताओ क्या किया जा सकता है, ये जो चीज लेट हो रही है प्रोक्योरमेंट के केस में, क्या हम यहाँ से लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऐसा मुमकिन है कि मैं इस काम को थोड़ा डिले करूं और दूसरी एक्टिविटीज बाद वाली पहले शुरू कर लूं, या कुछ इस किस्म के अरेंजमेंट करूं, एंड देन आई विल ऑब्वियसली नोटिफाई माय मैनेजर, उस मैनेजर के पास जाऊंगा विद ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। सो ये है वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो आपने रखनी है माइंड में, ठीक है। ये बड़ी कॉमन सी चीज थी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक तो है, बट आपने ये मैं किसी एक हेडिंग के नीचे इसको, ये प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इसमें मैटर कर रहा होगा, ठीक है, या और एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपका प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग वो मैटर कर रहा होगा। अच्छा, ऑल दो यहाँ पे मैं अभी इस वक्त आज बढ़ाने के वो उसमें नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने एक कंक्लूजन आपको ना ये इस क्वेश्चन से, इस एग्जांपल से हमें मिलता है, और वो कुछ लेसन्स हैं जो आपने लाजमी याद रखें। आपके सामने मैंने ब्लू रंग का जो बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है, बेस्ट थिंग टू डू समटाइम्स मीन्स व्हाट नेक्स्ट टू डू। अभी ये अगली स्लाइड पे भी मैं बात करूंगा। उसने आपसे पूछा व्हाट इज बेस्ट थिंग टू डू, ये नेक्स्ट स्लाइड पे यही बात मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, बट बेस्ट थिंग टू डू का एक्चुअल मतलब है व्हाट नेक्स्ट टू डू। ये मेरे पास सिचुएशन हुई है, इनमें से सारे काम शायद मुझे करने पड़ेंगे। जब मैं टीम के साथ मिलूंगा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखूंगा, उसके मुताबिक मे भी मुझे अपने प्रोजेक्ट को रीप्लान करना पड़े, मैं वो रीप्लान करके अपने मैनेजर को बताऊंगा, और फिर मैनेजर मुझे कहेगा कि यार अच्छा यूं करो, कस्टमर के साथ डिस्कस कर लो, एंड वगैरह वगैरह। ये हैं चारों चीजें ठीक करने वाली हैं और प्रोजेक्ट पे होती हैं, बट व्हाट बेस्ट थिंग टू डू मींस हियर व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो इसके फौरन बाद मेरा अगला एक्शन ये होना चाहिए। तो आपने ये एग्जाम के अंदर व्हाट नेक्स्ट टू डू एंड व्हाट बेस्ट टू डू, ये दोनों वर्डिंग में ये क्वेश्चन आते हैं, तो यू मस्ट नो दैट, ठीक है। सो आज आपने फर्स्ट थिंग जो आपने आज सीखी है वो ये है कि आपने पहली बात, बेस्ट थिंग टू डू का मतलब व्हाट नेक्स्ट टू डू होगा। दूसरी बात, डोंट जस्ट टेक योर प्रॉब्लम टू अदर्स, पहले उसका एनालिसिस खुद कीजिए। अच्छा, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर क्या, फिर आप अपनी इमीडिएट मतलब ऑप्शंस ऐसी हैं, जैसे हमारे अभी केस में था सेल्फ एनालिसिस वाला, तो एज सच कोई चीज सेल्फ इन्वेस्टिगेशन वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, तो उससे ऊपर वाला लेवल है अपनी इमीडिएट टीम के अंदर इन हाउस एनालिसिस, तो यहाँ पे इन हाउस वाला वो मिल गया। इसी तरह एक है एनालिसिस पार्ट, एक और चीज है कि अगर ये मेरे पास लेट्स से मैं आपको ऑप्शंस इसी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको और ऑप्शंस देता हूं, और वो ऑप्शन ये देता हूं कि आपका इस तरह हुआ, एक नोटिफिकेशन आया, अब ये नोटिफिकेशन आपको सप्लायर जो जिससे आप चीजें प्रोक्योर कर रहे हो, जिस भी आपने सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसने आपको बताया कि जी वो फलां फलां जो है ना आइटम जो है वो लेट हो जाएंगे लेट्स से। अब ऑप्शंस में आपको ये देता हूं कि आप सप्लायर के खिलाफ ये कर दोगे, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बता दोगे, या मतलब सप्लायर के अगेंस्ट कोई सू कर दोगे, आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताओगे, या आप अपने प्रोजेक्ट सॉरी इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करके और आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को प्लान को चेंज करोगे एनालिसिस करके, और तीसरा यह है कि आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को देखोगे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है ना, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। लाइक अगर मेरे पास अब यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे अप्रोच है या जिस जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जब आपके प्रोक्योरमेंट के जो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, उसमें आपने किसी को के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है किसी सप्लायर के साथ, अगर वो चीजें लेट कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के मैं अपना प्लान चेंज कर दूं, या मैं ब्लैंक ब्लैंक होके खुद से ही एनालिसिस करना शुरू कर दूं। सबसे पहले
मेरा और मेरे सप्लायर के दरमियान जो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बातें हम प्रोक्योरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। तो मेरा जो रेफरेंस होगा कि यार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को उठाऊंगा और मैं उसको देखूंगा, दैट वुड बी बाय रेफरेंस। ये तो है एक्सटर्नल। इंटरनल जब हम काम कर रहे होते हैं तो मैं सबसे पहले अपने प्लान को देखता हूँ। एनालिसिस करने के लिए भी मुझे प्लान या कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि मैंने प्लान क्या बनाया था। मसलन मुझे एक बंदा आके कहता है सर वो फला एक्टिविटी 7 दिन लेगी। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? मैं अपना प्लान देखूंगा, यार लेनी कितने चाहिए थी, 5 डेज लेगी, 5 डेज लेना चाहिए था, प्लान में क्या लिखा हुआ है, या 10 दिन लेना चाहिए था। अगर 7 डेज ही लेना चाहिए था तो मेरा कोई एक्शन नहीं बनता, दैट्स इट। लेकिन अगर वो 6 डेज लेनी चाहिए थी और 7 लेगी, या 5 डेज लेना चाहिए था और 7 डेज में होगा, या 10 डेज लेना चाहिए था 7, तो फिर मेरा एक्शन बनता है। तो सबसे पहला काम मुझे एनालिसिस के लिए भी या कॉन्ट्रैक्ट देखना है, अगर एक्सटर्नल सप्लायर की हम बात कर रहे हैं, या फिर इन हाउस मतलब जो मेरा अपना प्लान है एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, मैं उसको देखूंगा। बहरहाल ये बातें आज मैं बिल्कुल सरसरी सी टच कर रहा हूँ, और जैसे जैसे ये चीजें आएंगी मैं इनको ना बार बार एम्फेसाइज करूंगा, इरिटेटिंग हद तक मैं ये चीजें रिवाइज करूंगा, रिपीट करूंगा। उसका मकसद ये है कि आप इरिटेट हो जाएं, लेकिन आपके माइंड में ये इस तरह बैठ जाए कि एग्जाम में आपकी ये इंस्टिंक्ट के तौर पे इमर्ज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपका ना वो प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस ही ऐसा हो जाना चाहिए कि यार हम ये करेंगे। सो फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, अपना प्लान कंसल्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास पड़े हैं वो करके फिर आप उनको सामने रखते हुए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स करेंगे, और फिर आप में भी बाकियों से डिस्कस करें। अच्छा, उसके बाद एक और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में एक और बात आती है, और वो ये आती है कि यार मैंने अगर ऑप्शंस जो हैं वो सारी की सारी ऑप्शंस करने वाली होती हैं, लेकिन जो मेरा प्रॉब्लम एट हैंड है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन सिनेरियो के अंदर मुझे इशू बताया गया, वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो मेरी वो ऑप्शन जो इशू रिजॉल्व नहीं करती वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ऑप्शन होगी। मसलन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार ये ए तो नहीं हो सकता, ओके बी या सी, सी में से कोई चीज होगी, तो ऐसे केस में आप ये देखिए कि यार आपका ये दोनों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सी है जो इस मसले का हल दे रही है। मसलन अभी किसी ने कहा था सी या डी, कस्टमर से बात करूं और उसके साथ ऑप्शंस को करूं, या लेट्स से मैं कहता हूं बी या डी, मैनेजर को बता देना क्या ये मसले का हल है? नो, मसले का हल ये है कि आप टीम के साथ मिले और उसके बाद इस मसले का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सोल्यूशन फाइंड करें। तो ये भी एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, तमाम वो ऑप्शंस जो मसले का हल नहीं देती, मसले का मींस जो जो प्रॉब्लम एट हैंड है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ, अगर वो आपका एड्रेस नहीं हो रहा, दैट मींस आपका वो आंसर पॉसिबली गलत होगा। हम एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि मैं पहले वो ऑप्शंस भी देख लूं कि यार ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, उसके बाद मैं बी और डी के दरमियान सोचूंगा। तो फिर अब मुझे एक और एलिमिनेट करना है तो मैं बी को एलिमिनेट करूंगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम एट हैंड एड्रेस नहीं कर रहा। तो इस किस्म के कुछ क्लूज हैं, कुछ टिप्स हैं, अगेन हम एग्जाम के ये सारे के सारे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। आज आपको ये सारी चीजें दिखाने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इन चीजों का आइडिया ले लें। सो आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ऑलवेज यू मस्ट ऑलवेज थिंक कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप क्या करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था, क्या आप ऐसे ही उठ के अपने बॉस के पास चले जाते हैं या आप अपना एनालिसिस पहले करते हैं। सो पहले क्वेश्चन पे मैंने एक्चुअल में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें ब्रीफ कर दी हुई हैं। अब मैं क्विकली जो है ना बाकी स्लाइड्स को हम एक दफा देखते हैं और एक दो क्वेश्चंस और डिफरेंट नेचर के वो बातें भी समझते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा क्वेश्चंस विद 2 और मोर राइट आंसर्स, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा ये सारे राइट आंसर्स हैं, ये सारे करने के काम है, लेकिन बेस्ट थिंग टू डू का मतलब यहाँ पे हमने लेना है व्हाट नेक्स्ट टू डू। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट ऑन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, एक और एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो एक एंगल से आपके माइंड में एक पॉइंट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट टू द क्वेश्चन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन की ये जो सामने आपकी एग्जांपल लिखी हुई है, उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई है उनको तो इससे आइडिया मिल जाएगा, बाकियों को भी मैं अभी ब्रीफ कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के से ट्रैप नहीं हो जाना। मसलन अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन
PMP एग्जाम का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन मींस एटलीस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक स्टेटमेंट शुरू में लिखी होगी और वो लिखी होगी यू आर वर्किंग, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ नासा स्पेस शटल प्रोजेक्ट व्हिच इज अ टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड सो एंड सो। अब ये नासा का प्रोजेक्ट हो, ये मेरा एक लोकल, मैंने किसी अपने कजन के लिए घर बना रहा हूँ, मतलब और मैं एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर हूँ ऑफिशियल सेटिंग के अंदर, वो बना रहा हूँ, या छोटा सा प्रोजेक्ट हो, 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट हो, दोनों सूरतों में या इन एनी केस एक्चुअली ये मेरा जो क्वेश्चन इसके बाद फॉलो करता है ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिनेरियो होता है या दैट इंडस्ट्री होता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की अंग्रेजी लिखी हुई है, चाहे स्पेस प्रोजेक्ट की अंग्रेजी लिखी हुई है, चाहे ब्रिज की लिखी हुई है, एक पूरी लंबी चौड़ी वो कहानी बना सकता है कि जी आपके, हाँ एक इस तरह एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और सी पैक का प्रोजेक्ट आ गया और उसमें इतने डैम है और उतना फला है और आप उसमें से रोड कंस्ट्रक्शन या रेल ट्रैक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ठीक है, ये आंसर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद जो चीजें बताई गई हैं वो आपके लिए रेलेवेंट है, तो आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपीरियंस शोज दैट ईच टाइम यू डबल द प्रोडक्शन ऑफ डोज यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। बेस्ड ऑन दिस अब होता ये है, जैसे ही हम करते हैं ना, अच्छा डबल है और 10% है, हम इन 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 नंबर्स में डूबना शुरू हो जाते हैं। बेस्ड ऑन दिस द कंपनी डिटरमाइंस दैट प्रोडक्शन ऑफ 3000 डोज, अब वो मैं अपने रफ पेज पे लिखना शुरू कर दूंगा अगर मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई पीएमपी की, मैं इन नंबर्स के साथ मैं स्टक होना शुरू हो जाऊंगा। सो बेस्ड ऑन दिस द कंपनी डिटरमाइंस दैट प्रोडक्शन ऑफ 3000 डोज शुड कॉस्ट इतना। दिस केस इलस्ट्रेट्स व्हाट, क्या ये लर्निंग साइकिल है, इज इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये तो आप लोगों को पता होगा, इज इट 80-20 रूल, या इट इज अ पैरामीट्रिक कॉस्ट एस्टिमेटिंग। तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी है उनको पता है कि पैरामीट्रिक कॉस्ट एस्टिमेशन ये होता है कि हम एक रेट डिफाइन कर लेते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट एग्जांपल्स। लाइक मैं ये कहता हूँ मुझे लाहौर तक जाने में मोटरवे पे मेरी गाड़ी जो है वो लेट्स से पर किलोमीटर इतना फ्यूल लेती है, तो अब मुझे कराची तक अगर जाना हुआ इसी तरह तो मैं उसी रेट की बेस पे डिस्टेंस बढ़ा के अपना कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे जब प्रोडक्शन डबल होती है तो कॉस्ट 10% हो जाती है और 3000 डोज की इतनी होगी। सो बेसिकली यहाँ पे मैं पैरामीट्रिक एस्टिमेट कर रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे वैल्यूज क्या है, फिगर्स क्या है, मेरा ये मेथड है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग का। तो मैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग यू नो ट्रैप्ड बाय दीज फिगर्स या उसमें टाइम जाया करने की बजाय आप जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हो यू जस्ट कीप मूविंग ऑन, और जैसे ही आप अपने इस एंड पे पहुंचते हैं दिस केस इलस्ट्रेट्स और ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कोई चीज इसमें से ना अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक और चीज है आपने देखनी है कि आपके पास जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बताया हुआ है। नाउ मैं अभी आप बस थोड़ा सा यहाँ पे क्विक हो जाऊंगा, जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर लें। इसी तरह अब ये इसी क्वेश्चन को जरा आप देखें, अब आप में से काइंडली इसको रीड कीजिएगा। अब उसी क्वेश्चन की फर्दर अंग्रेजी बढ़ा दी गई है, बट उस अंग्रेजी को बढ़ाने का, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का एज सच आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आप काइंडली इस क्वेश्चन को अब कौन पढ़ेगा, आप में से कोई एक पढ़ सकता है काइंडली? जी कारिया, फिर आप ही पढ़ लें। Okay. Your company is a major manufacturer of doors and has received numerous awards for quality. As the head of manufacturing department, you have 230 people reporting to you on 23 different projects. Experience shows that each time you double the production of doors, unit cost decreases by 10%. Based on this, the company determines the production of 3,000 doors should cost $21,000. This राइट, case illustrates. सो नाउ यू सी वो पिछली जितनी इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, गिवन ऑप्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इनफैक्ट मेरा आंसर अभी भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फिगर्स और डाटा आ गया हुआ है, मुझे इससे ट्रैप नहीं होना। ये चीज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर करेंगे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट व्हाट इज द मेथड of attempting these questions without wasting time. Obviously वो टिप्स जो है ना वो मैं आपको लास्ट में दूंगा जब हम इस पार्ट पे आएंगे। कोर्स के अंदर भी बहरहाल ये चलता रहेगा। सो
सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, और इस केस में वो ये पूछ रहा है कि ये जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है ये क्या शो करती है, व्हाट डज इट इलस्ट्रेट। और वो मेरे पास गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन थी, उसमें पीछे क्या था, नंबर्स क्या थे, इट डजंट मैटर। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि हाईलाइट करना है या नहीं करना वगैरह वगैरह। आपके पास पीएमआई आपको ना कुछ चीजें, कुछ टूल्स देता है जिसमें आप जो भी फिगर्स या वैल्यूज या सेंटेंस या वर्ड हाईलाइट करना चाहें तो वो हाईलाइट कर देता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल हाईलाइटर किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसका होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, नंबर वन। इसी तरह स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन होता है। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन से क्या मुराद है कि लेट्स से मेरे पास मैं अभी स्क्रीन जो है वो खुद ब्लैंक करूंगा, ये ब्लैक हो गई होगी आपके सामने, सो उसका सॉरी, एक सॉरी, अच्छा, अब मेरे पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस है, उसके बाद एक बी चॉइस है एंड सो ऑन, और सी है और डी है वगैरह वगैरह। अब मेरे पास स्ट्राइक थ्रू वाली जो ऑप्शंस होंगी वो क्या करेंगी, उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको स्ट्राइक कर दूं कि ये तो नहीं हो सकती, उसके बाद सी नहीं हो सकती, हाँ बी और डी के दरमियान है। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केसेस में, अपना क्वेश्चन को मार्क कर लूंगा फॉर रिव्यू, यार इसको बाद में देखूंगा, मुझे बी और डी में समझ नहीं आ रही, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। जब आप वापस पलट के इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो जो कुछ आपने स्ट्राइक थ्रू किया होगा, इसी तरह जो कुछ आपने क्वेश्चन की वर्डिंग में या ऑप्शन की वर्डिंग में अगर कोई पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं तो वो एज इट इज इंटैक्ट पड़े होंगे। सो आपको दोबारा से वो सारी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप उसी पॉइंट से आगे आप बी और डी के दरमियान गौर करना शुरू करें, अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें। सो हाईलाइटर एंड स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन एंड मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन ये काफी यूजफुल है। अभी एक्चुअल में जो मैं लाइव सेशंस वगैरह उसमें होते हैं उनमें मैं ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिखा देता हूँ, बट आप लोगों को मैं उस वक्त दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिस सेशंस की तरफ आप एक्चुअली सिमुलेटर यूज करना शुरू करेंगे, तो वहां पे मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस या फ्लेवर दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात आप याद रखिए कि एग्जाम के अंदर समटाइम्स आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी मिलेंगी या नजर आएंगी जो आपको लगेगी कि यार ये तो मैंने कभी नहीं सुना। तो आपके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं कि यार, सॉरी सॉरी, हेलो, कैन यू हियर मी एवरीवन, आई गेस, ओके फाइन। Yes, sir. अच्छा बस ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स की ऑप्शन में, स्पेशली आंसर्स की ऑप्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। अब होता ही है कि स्टूडेंट, जाहिर है ये जो कैंडिडेट होता है वो एग्जाम प्रेशर में बैठा होता है और उसको ये लगता है कि यार ये वो वाहिद चीज है जो मुझे उस्ताद ने पढ़ाई नहीं थी या मैंने पढ़ी नहीं थी और यही आंसर होगा। ऐसा नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, अगर जो प्रिपरेशन आप हमारे मेरे साथ यहाँ पे कर रहे हो, ये प्रिपरेशन करने के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड या ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो आपने पहले कभी ना सुना हो, तो रिमेंबर वो टर्मिनोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि वो घड़ी हुई एक खुद से बनाई हुई खुद साख्ता टर्म है जो आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए दी गई है। इस गिवन क्वेश्चन में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो पढ़ चुके हुए हैं उनको अगर वो देखें कि स्कोप वैलिडेशन इज समथिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी एक चीज होती है, प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन भी एक टर्म है प्रॉपर, बट क्वांटिटेटिव एलैबोरेशन उन्होंने अपनी किसी भी डिग्री के अंदर भी ये चीज नहीं पढ़ी होगी, हालांकि उन्होंने 1.5 साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ा है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि यार दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, इसको तो आप भूल जाएं, अब आप बाकी 3 के ऊपर गौर करें। ठीक है, सो आपने मेड अप टर्म से ट्रैप नहीं होना। राइट, नेक्स्ट एक और बात वो ये कि इसके लिए ना मैं आपको इस एग्जांपल को समझाने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टर्म है, पहले वो जानना जरूरी है। तो तमाम वो लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो ये कि एक वर्ड यूज होता है या एक टर्म यूज होती है जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। बेसिकली होता ही है कि मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट को, लेट्स से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है, मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ इनटू स्मॉलर पीसेस। आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह लोग वो भी यही काम करते हैं, वो
अपने बड़े प्रोग्राम को या बड़े उसको पीसेस में कर लेते हैं, इवन वो तो कोड लेवल पे भी उसकी सब डिवीजन करते हैं। बट लेट्स से मैंने अपने जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है उसमें उस काम को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और ब्रेक डाउन लेट्स से मैं कहता हूँ एक है सिविल वर्क, एक है प्लम्बिंग का वर्क, एक है वुड वर्क, ठीक है, और आप इसे पेंट वर्क करने चले, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। अब विद इन सिविल वर्क बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और ऐड कर लेता हूँ लीगल वर्क। लीगल वर्क में मैप अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन वगैरह वगैरह वो कर लें, या इधर कर लें उसको, ठीक है, जो उसका आर्किटेक्ट का डिजाइन है वो कर देंगे। फिर विद इन लेट्स से विद इन दिस जो सिविल वर्क है वहां पे मैं इसको फर्दर सब डिवाइड करता हूँ एंड सो ऑन। ये जो चीजों को डिकम्पोज करने का अमल है इसको हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना। अब मैं कितना ज्यादा डिकम्पोज करूं, ये एक सवाल पैदा होता है कि यार डिकम्पोज मैं कितना करूं। तो जनरली हम कहते हैं कि यार उस लेवल पे जाके आप डिकम्पोज करो कि बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में भी ना जाओ, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। छोटी छोटी चीजों के एस्टिमेट लेना और छोटी छोटी चीजों पे को कोऑर्डिनेट करना, उस पे एफर्ट, टाइम और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम एक रीजनेबल लेवल तक चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे आगे फर्दर नहीं जाते। इससे कम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। जाहिर है आप जितना ज्यादा ब्रेक डाउन करके चीजों के एस्टिमेट लेंगे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लेकिन आप हायर लेवल पे छोड़ देंगे तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ WBS का ये जो मैंने टर्म बताई वो इतना काफी है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स इज कंप्लीट व्हेन। अब होता ये है कि आपने डिग्री के अंदर भी, आपने वैसे बुक के अंदर भी WBS की एक टर्म लिखी होती है, एक डेफिनेशन लिखी होती है, और वो ये होती है WBS creation is the process of decomposing deliverables into smaller more manageable chunks। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन लिखी है। लेकिन हम ये करते क्यों हैं, पहली बात। नंबर 2, किस डेप्थ तक जाके करते हैं, आपको ये है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आपको ये पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता ना हुए तो इवन दो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन पता हो कि यार ये जो लिखा हुआ ना डिकम्पोजिंग डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर सर ये मैनेजेबल किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ करने का। सॉरी, ओके हो गया। अच्छा, सो ये जो मेरे पास हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये डेफिनेशन उसको पढ़ते ही पता चल जाएगा ये WBS की डेफिनेशन है। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जानने से आपको उसका आंसर नहीं पता चलेगा, आप जब तक कि उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास ना हो। सो नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई है वो भी, और जिनको मैंने अभी थोड़ा सा बताया बाकी लोगों को भी, आप अपने तौर पे गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, change requests have occurred, cost estimates can be developed for each work element, each work element is found in the WBS dictionary। What do you think? C। हाँ, सी। मैंने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया था कि हम उस वक्त तक जाएंगे जहां पे मैं एक रीजनेबल हद तक एक्यूरेसी के साथ अपने एस्टिमेट्स जो है वो ले चुकूं। सिर्फ ये चीज नहीं होती, जाहिर है हम डिटेल में जब WBS पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा इस पे। बट पॉइंट ये है जो इसमें समझने का, वो ये है कि यार सिंपली एक टर्म की डेफिनेशन पढ़ लेना, उस डेफिनेशन को समझ लेना काफी नहीं है, बल्कि उसका प्रैक्टिकल यूसेज, उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी क्लैरिटी होना लाजमी है। और ऑब्वियसली ये जो कोर्स है इसके अंदर हम यही चीजें सीखेंगे। दैट्स व्हाई आप में से कुछ MS करने के बाद भी इधर ये कोर्स अटेंड करें। उसका मकसद ही है कि यार MS का फोकस कुछ और था, हालांकि हमने ज्यादा डेप्थ में चीजें पढ़ी होती हैं MS के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। PMP उससे बहुत कम चीजें पूछता है, लेकिन PMP इज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। अच्छा जी, अब इसी तरह एक और चीज होती है, वो एक और एंगल है इन क्वेश्चंस का, और वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक नोन कॉन्सेप्ट होता है, और उस नोन कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक अजीब अंदाज में पूछ लिया जाता है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होता। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मसल मैं आपको बताता हूं पहले, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो प्रोजेक्टाइज्ड होते हैं, लाइक उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो टीम जो है उसका एक प्रोजेक्ट टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर बना के उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, वो लोग एक उनको एक नया प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में जनरली इस तरह काम होता है। फिलहाल हम इतना ही काफी है इसके लिए। एक और होता है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जितनी है उसमें डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वगैरह, एक बिजनेस एनालिसिस है एंड सो ऑन, अकाउंट्स का है। अब ये जितने डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली इनके रूटीन ऑपरेशन है। मसलन जूते प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉटल्स बन रही हैं, तो वो बनती चली जा रही हैं, उसके मार्केटिंग एस्पेक्ट जो है वो एक डिपार्टमेंट देख रहा है एंड सो ऑन। और यहाँ पे कोई एक अलग से आता है, यार यूं करते हैं, हमें एक नया प्लांट लगाना चाहिए या पुराने प्लांट को बढ़ाना चाहिए, तो एक प्रोजेक्ट आता है। तो अब इस प्रोजेक्ट को वो कहते हैं कि यार ये किसको दें, तो वो इसी डिपार्टमेंट में से किसी को असाइन कर देता है और वो लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं और वो साथ साथ अपने रूटीन का काम, लाइक मार्केटिंग वाला अपना काम करता रहेगा, इंजीनियरिंग वाला अपना करता रहेगा, वो अपने साथ के साथ काम चलते हैं। अच्छा, एक इन दोनों का मिक्स होता है जिसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और उसमें कुछ हिस्सा फंक्शनल होता है, कुछ हिस्सा प्रोजेक्टाइज होता है। अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, हमारे ये टॉपिक तो इंशाल्लाह बिल्कुल स्टार्ट में ही, जैसे ही हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, आ जाएगा। तो अब इतनी डेफिनेशन समझना काफी नहीं है आपको। ये नोन टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होता है, और इसी तरह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होता है। लेकिन एग्जाम इन तीनों टाइप्स के बारे में क्या, किस एंगल से आपको क्वेश्चन करेगा, ये चीजें एक्चुअली लोगों को नहीं पता होती। और इस कोर्स के अंदर हम ये बातें भी देखेंगे। मसलन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी बताया आपको, डेफिनेशन तो उसकी समझ आ गई, लेकिन उसके अंदर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे होता है, व्हेन इट वुड बी वेरी इफेक्टिव और वेरी एफिशिएंट। तो उसमें हम कहते हैं जी, इंफॉर्मेशन फ्लोज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, या कम्युनिकेशन फ्लोज आर केप्ट सिंपल, या देयर इज एन इनहेरेंट लॉजिक इन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स चूजन, या प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड फंक्शनल मैनेजर्स सोशलाइज। सो इसके पर्टिकुलर केस में आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि यार मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, कम्युनिकेशन वहां पे कैसे होगी, लोग रिपोर्ट किसको करेंगे, प्रोजेक्ट को मैनेज करना किस में आसान है, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी किस में। दैट मींस मुझे हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। सो दिस इज अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट हियर। अच्छा, एक और बात वो ये है कि बाज दफा एग्जाम के अंदर कोई एक ऐसी चीज में भी आपकी नजरों के सामने आ सकती है जो शायद उस एंगल से आपने चीजों को ना देखा हो पहले। हाउएवर, अगर आप यू नो स्टे काम, अपना फोकस मेंटेन रखें, तो आपको आराम से, बड़े आराम से, वो जो आपने मैट्रिक एफएससी बेस के लेवल पे आपने अपना ग्राफ या चार्ट्स का जो चीजें बनानी सीखी थी, उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए भी आप बड़े आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। मसलन जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उनको इस कर्व का पता है। मैं अभी अजान की ब्रेक हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ। यू मे टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। विल रिज्यूम एट 9 इंशाल्लाह। सॉरी, क्या टाइम हुआ है? 8 5, ठीक है। Sure. 8 5, Okay. 8 5 पे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। Okay. सो मैं अभी इस ब्रेक से पहले आपसे ये बात कर रहा था कि आपका जो कॉमन जर्नल नॉलेज है, बाज दफा आपको वो भी राइट आंसर को गेस करने में हेल्प आउट करता है। मसलन अब ये ग्राफ वगैरह को आप भूल जाए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ आपके सामने, ये वाला है। इसमें जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई उनको तो ये इशू नहीं होगा, मतलब इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डिफरेंट, ये बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक प्रोजेक्ट 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और आज 1 जुलाई है, और अभी तक थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट,
कि वो ऑन स्केजुअल था, विद इन जो हमारे कॉस्ट एस्टिमेट या जो बजट असाइन था हर मंथ के लिए, उस बजट के अंदर बन रहा है, और जितने एक मंथ में जितना काम होना था वो उतना ही काम हुआ है। ऐसा तो नहीं है हम स्केड्यूल में पीछे रह रहे हो, हम बिहाइंड द स्केड्यूल हो, वगैरह वगैरह। वो उन्होंने मंथली कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, 1 जनवरी को, 1 फेब को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। अब यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है एसपीआई, ये हमारी स्केजुअल परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, और ये भी ज़ाहिर है ये एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे हमारे पास सीपीआई है, कॉस्ट की परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। तो अगर आपको ये पता हो कि स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या मतलब है, 1 से ज्यादा है तो क्या मतलब है, और इसी तरह कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या मतलब है, 1 से कम है तो क्या मतलब है। तो आप बड़े आराम से अपना जो ग्राफ्स का नॉलेज है उसको यूज करते हुए आंसर बता सकते हैं कि यार 1 जुलाई को क्या सूरत हाल है। अगर मैं देखूं 1 जुलाई को, तो मेरी एसपीआई पॉजिटिव है, करेक्ट, और एट द यस सर। सेम टाइम मेरी सीपीआई वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज लाई कर रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये हमने बचपन में ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे ये पता हो कि पॉजिटिव एसपीआई का क्या मतलब है और पॉजिटिव सीपीआई का क्या मतलब है, जो कि ये मतलब है कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल चल रहे हैं और हम अंडर द बजट चल रहे हैं। मींस जो बजट असाइन हुआ था हम उससे भी कम खर्चे में काम करते जा रहे हैं। दैट मींस हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस या हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है with respect to cost and with respect to time. So ये नॉलेज या इस तरह का ग्राफ या चार्ट शायद आपने वैसे बुक में ना पढ़ा हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी जाए तो आप होश ना खोइए, आप प्रेशर ना लीजिए, आपको बिल्कुल फोकस रहना है और ये आंसर यहाँ से निकाल लेना है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको इस किस्म के आंसर मिल जाएंगे। ये एक ऑड एग्जांपल है जिसमें मैं आपको ये फर्स्ट टाइम मैं अभी कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, वैसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हो जाता है, ये एक्चुअल में आपके सामने जो चीज नजर आ रही है ये मेरे टेस्ट में आया था, ठीक है, और आई रियली लाइक्ड इट, और मैंने उसके फिर ये अपने बाद में जब मैंने अपने लेक्चर स्टार्ट किए तो मैंने उसमें ये चीज ऐड कर ली। ओके जी। आगे चलते हैं। वो ये कि बाज दफा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एक ही आंसर के अंदर, एक ही आंसर चॉइस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स बता दिए जाते हैं। मसलन इस क्वेश्चन के अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो इट सेज कि seller on a project has presented the project manager with formal notification that seller has been damaged by the buyer's activities. अब बायर्स का मतलब ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था और इस प्रोजेक्ट पे मैंने अपने सेलर से कुछ चीजें डिमांड की। वो मेरा सप्लायर है, वो मुझे कुछ चीजें बना के दे रहा है। लेट से उसने मुझे कहा था कि यार आप ना मुझे ये फलां फलां ड्राइंग्स बना के दीजिएगा, ताकि मैं इस मंथ तक या इस वीक तक मुझे ड्राइंग्स देंगे तो मैं काम आगे चला लूंगा। और मीनवाइल ये जो बायर है, ये जो सेलर है, इसने अपने कुछ पैसे लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की और वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एज्यूमिंग कि इस डेट को मुझे ड्राइंग्स मिल जाएंगी। अब वो मैंने एज अ बायर वो ड्राइंग्स जो है वो लेट दी, जिसकी वजह से इसका नुकसान हुआ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की, बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसमें जो सेलर है ऑब्वियसली आई कॉज्ड डैमेज टू हिम। अब ये जो पॉइंट है इसकी वजह से ये सेलर ने मुझे कहा कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट की ये खिलाफ वर्जी की है, या आपने इस डेट तक मुझे देना था लेकिन आपने नहीं दिया, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। Now seller claims that the buyer's slow response to the requested approvals has delayed project and has caused the seller unexpected expense. अब इस केस में first things the project manager should do are, पहली चीज क्या है, वो कहता है कलेक्ट करें ऑल रेलेवेंट डाटा। अब आप देखिए हर ऑप्शन के अंदर दो दो तीन तीन स्टेप बताए हुए हैं। पहला रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करें, नंबर 2 सेंड द डाटा टू द कंपनी अटॉर्नी, नंबर 3 एंड कंसल्ट विद द अटॉर्नी अबाउट लीगल एक्शंस। अच्छा, अगले वाली ऑप्शन में मैं देखता हूँ रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक एग्रीड अपॉन टर्म्स दैट रिलेट टू द इशू, नंबर 1 कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना है। सी इफ देर इज अ क्लियर रिस्पॉन्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है जब ऐसे वॉलेशन हो तो क्या करना है, तो फिर तो मैं वो रिस्पॉन्स देखूंगा। अदरवाइज मैं मे बी अपने अटॉर्नी को, अपने लीगल एक्सपर्ट को
कंसल्ट कर सकता हूँ कि सर मुझे ऐसे केस में क्या करना चाहिए, मैम मुझे ऐसे केस में क्या करना चाहिए। इसी तरह रिव्यू द प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क वगैरह वगैरह, सेंड ये रिसीट ऑफ क्लेम एंड सो ऑन। तो अब आप ये देखिए कि हर ऑप्शन के अंदर मेरे पास फर्दर तीन तीन स्टेप्स का सेट बना हुआ है। ऐसे केसेस में आपने मतलब इसको क्विक रिजॉल्व करने का मेथड ये है कि यार मैं सिर्फ पहले पहले एक्शन को देख लूं, कलेक्ट ऑल रेलेवेंट डाटा नंबर 1, और इसमें कहता है रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल में मुझे मे बी रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेहतर लग रहा है। रिव्यू द प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जब आप पढ़ लेंगे ये टर्मिनोलॉजीज प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट वर्क क्या होती है, तो मुझे उसी वक्त पता चल जाएगा कि यार ये क्या है। तो मैं मे बी लेट्स से मैं बाकी ऑप्शंस को पढ़ूं ही ना। होल्ड मीटिंग विद द टीम टू रिव्यू व्हाई द एक्सेप्टेंस हैव बीन लेट। अच्छा, अब मे बी मुझे लगता है कि यार लेट्स से ये 3 में अब टाइप पड़ गया। अब उसके बाद मैं दूसरी ऑप्शन पढ़ूंगा कि रेलेवेंट डाटा आ गया तो मैं डायरेक्ट अटॉर्नी को भेज दूंगा। नहीं, ये तो मुझे बात ठीक नहीं लग रही, मैं अटॉर्नी को डायरेक्ट क्यों भेजूंगा। तो मेरी ये ऑप्शन भी ड्रॉप होगी विदाउट कंसीडरिंग द थर्ड पॉइंट। सो इस तरह के ऑप्शंस में आपने ये भी देखना है कि मेरा ये जो ऑप्शन बताए गए हैं वो तीनों स्टेप्स सही सीक्वेंस में। हो सकता है दरमियान में एक स्टेप मिस कर दिया उन्होंने, लेकिन मेरे पास वो स्टेप सीक्वेंस में होना लाजमी है। जहां पे वो सीक्वेंस टूटता है तो मैं उस ऑप्शन को ड्रॉप कर देता हूं। अगेन ये वाली चीजें मैं आपको प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, साथ के साथ ये चीजें हाईलाइट करता रहूंगा और आप इन स्किल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको कल वाले लेक्चर से एक चीज रिलेट करना चाह रहा हूँ। आपको याद है कि मैंने कहा था कि हमारा जो पीएमपी एग्जाम है ये 3 चीजें चेक करता है। नंबर 1 योर नॉलेज, नंबर 2 उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड नंबर 3 एनालिटिकल स्किल्स। तो अब आप देखें वो एनालिटिकल स्किल्स की हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि ठीक है मुझे पता है कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो क्या करना चाहिए, मुझे सब पता है। लेकिन अब मेरा वो एनालिटिकल स्किल जो है वो यहाँ पे यूज होगा कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर से वो हिडन डिटेल्स निकालना, इन ऑप्शंस के अंदर से वो हिडन डिटेल्स निकालना, इस पूरी सिचुएशन को समझ के अप्रीहेंड करना, एंड अंग्रेजी के अंदर जो छुपे हुए स्टेटमेंट के अंदर जो छुपे हुए ट्रिक्स हैं उनको कैच करना। ये बेसिकली मेरे वो एनालिटिकल स्किल्स हैं जो मुझे पॉलिश करने की जरूरत है, एंड इसी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, सो अभी एग्जाम के टाइप के क्वेश्चन एक दो बातें और भी हैं, बट आई जस्ट बी क्विक इन दिस नाउ। वो ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गो टू टीम। यहाँ पे भी कोई ऐसी सिचुएशन है, गो टू टीम, फिर गो टू मैनेजमेंट, एंड देन गो टू रिसोर्स मैनेजर। आपके ख्याल में मैं टीम के बाद डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास चला जाऊंगा या पहले रिसोर्स मैनेजर के पास जाऊंगा? रिसोर्स मैनेजर का मतलब ये है कि लेट्स से मैं इंजीनियरिंग डिपार्ट चलो मैं आईटी डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, विद इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, मेरी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारा जो कोर्स के लिए या डिग्री के लिए अंदर एडमिशन का प्रोसेस है उसको हमने ऑटोमेट करना है, हमने उसको मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज लेके जाना है। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनका फीडबैक चाहिए होगा। व्हाट डू यू थिंक कि पहले मैं एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड से जाके बात करूं कि सर ये मसला आ रहा है, फलां फलां चीज नहीं हो रही, या मैं डायरेक्टली पहले मैनेजमेंट के पास चला जाऊं, टॉप मैनेजमेंट जाकर शिकायत लगाऊं? ऐसा तो नहीं है, मुझे मे बी पहले रिसोर्स मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों ही आपस में मिलके आईटी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर आईटी या मैनेजर आईटी एंड मैनेजर वो जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलके अगर मसला हल कर ले तो टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो तीन तीन स्टेप्स हैं हर ऑप्शन के अंदर, इनका आपस में लिंक भी मैं देखूंगा कि उनके अंदर एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। मुझे ये वाला जो फ्लो है ये गलत लग रहा है तो मैं पहली ऑप्शन को वैसे ही ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह वो जो मैंने आपको बताया कि पहले इन हाउस होगा और उसके बाद हम बाहर की तरफ जाएंगे। इन हाउस मींस टीम मेरे पास सबसे पहला स्टेप है, फिर मैनेजर्स हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट है, और कस्टमर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर है तो मे बी मैं कस्टमर के पास उसके बाद जाऊंगा। सो ये मेरे पास मतलब अगेन ये उसी चीज का एक कहने का रीइटरेट किया मैंने, जो पिछला पॉइंट था उसको हाईलाइट दोबारा किया है। तो आई गेस विद दिस हमारे पास जो हाँ एक ये जो वर्डी क्वेश्चंस हैं, अगेन जैसे मैंने कहा कि वर्डी क्वेश्चंस एक सिंपल बात को सर लंबा करके, जी बोलिए। करेक्ट आंसर क्या था सर?
सॉरी। सर वो राइट अच्छा आंसर बता दें। अच्छा आपने अच्छा बाद में देखा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 चले, मैं एक्चुअली उस सस्पेंस पे इसलिए नहीं डालना चाह रहा था कि आप लोगों को अभी बहुत सारी चीजें प्रोक्योरमेंट की ये पता नहीं है ना, मतलब हर उसमें। सो एनीवेज, आप रिजॉल्व प्रॉब्लम विद द रिसोर्सेज अंडर यू। सबसे पहले आप अपने नीचे देखेंगे, फिर आप रिसोर्स मैनेजर के पास जाएंगे। अब इसके दरमियान आप देखें एक स्टेप अगर होता तो वो ये होता कि मैं मैनेजमेंट के पास जाता मैनेजमेंट जी। और फिर कस्टमर के पास जाता। बट एटलीस्ट इनमें लॉजिकल सीक्वेंस जरूर है। ठीक है, सारे स्टेप्स कवर नहीं किए हुए, बट गिवन स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेप, बाकी जब मैं स्टेटमेंट देखूंगा ना वहां पे हमें प्रॉब्लम ये होगा। अब आप ये देखें, हैंडल इट योरसेल्फ, ओके फाइन, इनवर्ड ये, लेकिन उसके बाद कस्टमर के पास चला गया हूं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसी तरह ठीक है। अब गो टू रिसोर्स मैनेजर। अब रिसोर्स मैनेजर के पास पहले जाऊं, अब बी और डी में बड़ा क्लोज टाई है। उसमें देखें रिसोर्स मैनेजर के पास जाऊं, यस दैट्स फाइन, फिर मैनेजमेंट के पास जाऊं, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन गो टू कस्टमर, ये बजाहिर इस स्टेप से ऑनवर्ड आगे ठीक है, लेकिन उससे पहले वाला काम जो है वो मुझे डी में मिल रहा है, तो मैं डी टीम की इज तरफ, मिसिंग। है ना। तो जी। ये वो लॉजिकल फ्लो है जो हमें समझना जरूरी है। तो अच्छा, बहरहाल अगेन इस वक्त हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं पढ़ रहे, मैं आपको सिर्फ एक फ्लेवर देना, आई गेस अभी तक आपको वो चीजें आइडिया हो गया होगा कि यार हाउ प्रैक्टिकल इट इज। ठीक है, तो हमें ये प्रैक्टिकल अप्रोच राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे लेनी है। ये इसीलिए मैं ये कोर्स के बिगनिंग में ये चीज बता रहा हूँ, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर कवर करें। मेरे से जब आप क्वेश्चन करें, आप उस टॉपिक के बारे में जो चीजें समझें उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जरूर पूछिए। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं। ऑल दो मैं आपको एक चीज प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि इस कोर्स के एंड पे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे इंशाल्लाह। जहां तक थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी बात है, प्रैक्टिकली आप उसको कितना अप्लाई करते हैं ये तो जाहिर है आप पे डिपेंड करता है, बट थ्योरेटिकली आपका नॉलेज इतना रिफाइन हो जाएगा इस कोर्स के बाद दैट आपको फील होगा खुद के यार आज से 1 डेढ़ महीना पहले जो मेरी सिचुएशन थी मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। बहुत बेहतर मींस बहुत ही ज्यादा बेहतर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम क्वेश्चन की कुछ बातें और हैं, वो ये कि एक्सेसिवली वर्डी क्वेश्चंस आते हैं। मसलन इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल, वो ये कहने की बजाय एक लंबा अंग्रेजी लिख देगा, प्रोजेक्ट फ्लोट वाज जीरो एंड हैज रिसेंटली गॉन टू नेगेटिव। एक्चुअल में इसके लिए आपको प्रोजेक्ट फ्लोट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। या अगर मैं कहूं द टीम इज नॉट रिपोर्टिंग प्रॉपरली, इसकी जगह वो कह सकता है द टीम हैज लॉस्ट साइट ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। बेसिकली वो जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना था, किस वक्त किसने किसको रिपोर्ट करना है, वो सारी बातें लिखी हुई थी, वो उनकी नजरों से ओझल हो गया समहाउ, उसको फॉलो ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो वर्डिंग खुद स्ट्रेच कर देती है अननेसेसरीली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, बट वो वर्डिंग का बढ़ना बेसिकली उस क्वेश्चन के आंसर पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। ये हमने पहले भी बात की। सो अगर मैं अभी तक इन सारी बातों को समअप करूं तो वो ये है, ये एक्चुअल में इन कलर्स से आप प्लीज परेशान ना होइएगा, ये कलर्स बहुत शौक रखे गए हैं इंटेंशनली कि आपकी आंखें जो है ना वो खुली रहे। सो नाउ जो अभी तक हमने बातें की, पहली बात, जब आपसे वो ये पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट टू डू, तो आप इसका सॉरी व्हाट इज बेस्ट टू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब होता है व्हाट नेक्स्ट टू डू, एक बात। और ये विद इन एक स्टेटमेंट अगर मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हो, जैसे कि हमने अभी लास्ट एक्सरसाइजेस में देखा, तो आपने उसमें भी यही देखना है कि सबसे पहले क्या, फिर उससे आगे क्या, फिर उससे आगे क्या। इसी तरह डोंट टेक द प्रॉब्लम टू अदर्स, पहले खुद देखें, कॉन्ट्रैक्ट में देखें, प्लान के अंदर देखें, अपनी टीम के साथ डिस्कस करें, एंड देन आप नेक्स्ट जगह पे प्रिपेयर्ड होके जाएं। जो भी नेक्स्ट लेवल होगा उसके मुताबिक प्रिपरेशन करके जाएं। अच्छा, उसके बाद आपने ये भी देखना है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से हो सकता है 2 से 3 ऑप्शंस ठीक हों, बट आपने वो वाली ऑप्शन चूज करनी है जो हमारा गिवन जो इशू एट हैंड है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो हमारा कौन सा मसला रिजॉल्व, कौन सी वाला सॉरी ऑप्शन जो है उस इशू को रिजॉल्व करती है। अच्छा देन मतलब अगेन वही वाला टिप के आपने प्रैक्टिकली क्या होता है, आप ऑफिस में क्या करते हो। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे मैं एक बात और जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये जो पीएमपी एग्जाम है ना, ये एग्जाम बेसिकली पीएमआई का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉरी स्टैंडर्ड है उसके बारे में आपका टेस्ट है। दैट मींस
कि जैसे पीएमआई का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहता है कि एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में आपका टेस्ट है। हो सकता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बिल्कुल उससे डिफरेंट अप्रोच से प्रोजेक्ट को मैनेज करते आए हो सकता है दैट इज क्वाइट, और वो सक्सेसफुली भी आप करते रहे हो, मान लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर आपने ये देखना है कि भाई बाकी सब कुछ गलत है, ठीक तरीका सिर्फ वही है जो पीएमआई का स्टैंडर्ड कहता है। अगर आप इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेंगे ना, नहीं भाई ये स्टैंडर्ड तो गलत कहता है, तो ट्रस्ट मी आप कभी भी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। और ये लाइक मैं अभी लास्ट ईयर बेरी यूनिवर्सिटी में मैंने फैकल्टी को और कुछ प्रोफेशनल्स थे उनके साथ वो कर रहा था, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था। तो उसमें एक्चुअली बेरी यूनिवर्सिटी में जो हमारे एमएस लेवल का प्रोजेक्ट कोर्स रन करते हैं वो भी थे, और भी मतलब एक ये सीडीए के हेड रह चुके हैं, वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे, वो भी थे एंड सो ऑन। तो लाइक एक और वो थे, वो 21st ग्रेड में इस वक्त है। ये जितने भी बुजुर्ग थे ये मैं स्पेसिफिकली उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जिनके एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो ओवर द पीरियड एक ही तरह से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते चले आ रहे होते हैं। और जब मैं कोई भी, मैं नहीं, कोई भी उनको एक नया मेथड बताएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सक्सेसफुली एक चीज की हुई है, तो उनके माइंड में ये होता है कि दैट इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन एग्जाम के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर सकते, मैं उसके साथ सींग नहीं फंसा सकता। अगर मुझे पास करना है तो मुझे यही मानना पड़ेगा कि भाई वो तरीका जो कह रहे हैं वो ठीक है, एग्जाम के लिए कम से कम उसी को ठीक माना जाए। बाद में बेशक आप अपना काम करते रहें, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें, लेकिन पीएमआई के स्टैंडर्ड से सींग नहीं फंसाने। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कहेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, आप मुझे बताएंगे बार बार, खुद कहेंगे कि सर हम लोग तो ऐसे नहीं करते। तो मैं आपको फिर याद दहानी के तौर पे उसे बताऊंगा कि ये बातें एग्जाम के बाद आप बेशक जैसे मर्जी करते रहें, लेकिन अभी जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिमेंबर सिर्फ पीएमआई का मेथड जो है वही ठीक मेथड है, बाकी सब दुनिया में गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने एक अजम्पशन लेनी है, और वो हम आज भी अजम्पशन के बारे में मे बी टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस कोर्स में थोड़ा सा टच करूंगा, बस ज्यादा नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस कोर्स की तरफ। इस कोर्स का कंटेंट क्या होगा, इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएं जो आपको पीएमपी एग्जाम में क्लियर, सॉरी पीएमपी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट मीन सिंगल अटेम्प्ट, अगर आपने इससे पहले किया हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद आप जो भी अटेम्प्ट करें उस सिंगल अटेम्प्ट में आपको पास करने के लिए तैयार कर दिया जाए। और इसके लिए जो मेन स्ट्रेटजी है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। अच्छा, ये जो फॉर्म अ टीम है, ये एक्चुअल में वो जैसे लाइव सेशंस के लिए मेरी स्लाइड होती है, हम ग्रुप्स में जैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी क्लास नहीं है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही ग्रुप है, और 11-12 लोगों के लिए क्या ग्रुप होगा। वो एक्चुअली में जब आप 30+ स्टूडेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे होता है। एनीवेज, आपने पीएमआई का जो मेथड ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट है वो सीखना है, और उसको इस हद तक अपने ऊपर तारी कर लेना है कि वो आपकी इंस्टिंक्ट बन जाए। और इसके लिए आपको मैं इतनी एक्सरसाइजेस करवा दूंगा कि आप वाकई ही वो माइंडसेट बना लेंगे, एंड देन आई विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। इतनी दफा मैं चीजों को बार बार रिपीट करूंगा कि आप तंग आ जाएंगे, बट एक्चुअली इट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम, क्योंकि वो चीज फिर आपके ना इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाती है। अच्छा, अब जो कोर्स का आउटलाइन है, कुछ चीजें वो हैं जो हम कवर कर चुके हैं अबाउट द एग्जाम, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये सारे का सारा हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद पीएमआई मेंबरशिप वगैरह, उसके बेनिफिट्स, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। अब आएगा चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक कॉन्सेप्ट्स गिवन इन पिम्बॉक गाइड। ये जो पिम्बॉक गाइड है ये क्या है, मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक आपसे एक शेयर किया था, उसमें मैंने ये बताया हुआ, लेकिन डोंट वरी मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पिम्बॉक गाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोजेक्ट, इसको कोई पीएमबीओ की भी पढ़ता है, कोई पिम्बॉक करता है, कोई और भी पढ़ता है, बट आई से पिम्बॉक। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए एक गाइड बनी हुई है, और इसी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड भी पड़ा हुआ है। इसका पूरी कॉम्पोजिशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पिम्बॉक गाइड इज द रेफरेंस बुक फॉर पीएमपी एग्जाम। अच्छा, अब
इस एग्जाम के इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, हम हर चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो बताएंगे। पिमबॉक गाइड एक्चुअली बहुत ड्राई बुक है। आप खुद से पढ़ना चाहेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और वो भी तब जब आप उसको पहले पढ़ लेंगे। वो इतनी ड्राई है कि आप अकेले बैठ के उसको पढ़ ही नहीं सकते, मतलब इट्स टू बोरिंग अदरवाइज। सॉरी। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स भी है वो, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक एक सेंटेंस में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसकी एक्सप्लेनेशन करने बैठो तो आधा आधा घंटा लग जाता है एक एक लाइन का। सो मैं आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स ये चीज करूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। रिमेंबर, आप लोगों से मेरा कल से इंट्रोडक्शन हो रहा है, कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं। मैं obviously ethically I considered very, you know, I considered incorrect or wrong कि मैं किसी भी और ट्रेनर के बारे में बात करूं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अपना एक चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। रिमेंबर वन थिंग, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का कोर्स, 30 आवर्स का कोर्स, इट इज नॉट सफिशिएंट प्रैक्टिकली। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट सफिशिएंट कि आप इवन अगर आपने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया हुआ है कि वो सारी की सारी डिटेल्स 10 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में, 30 आवर्स में कवर हो जाए। रिमेंबर दिस थिंग। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, आज हमें ये चौथा घंटा चल रहा है, हमने अभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा, ठीक है। 4 घंटे हो चुके हैं हमें, आज हो जाएंगे। अगर मैं इसको सरसरी सी बात करूं तो ये हार्डली 30 मिनट्स में कॉम्पैक्ट वर्जन में मैं बता सकता हूं, बट पीएमपी एग्जाम के लिए ये काफी नहीं है। मैं आपको इतनी डिटेल में ये चीजें कराऊंगा कि ये सारे का सारा पॉइंट्स कवर होंगे और आपको खुद पता चलेगा कि यार वाकई हमने कुछ सीखा है, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद जो पीएमपी एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस एथिक्स के बारे में भी आते हैं। इसको कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट इसका पूरा नाम है, पीएमआई का कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। ये इसका जो सॉफ्ट वर्जन है, पीडीएफ वर्जन, वो मैंने कल गूगल ड्राइव पे आपसे शेयर कर लिया, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है मैं आपको जरूर वो भी पढ़ाऊंगा। सो पिमबॉक गाइड के सारे चैप्टर्स एंड पिमबॉक, ये जो पीएमआई का कोड ऑफ एथिक्स है, ये हमारा लास्ट लेसन इंशाल्लाह इस पे होगा। जब हम ये सारा कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल, लाइक अगर मैं कहूँ ना एक चैप्टर, तो वो चैप्टर कॉस्ट से रिलेटेड है, अगला चैप्टर स्केजुअल या टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उससे अगला चैप्टर लेट से क्वालिटी से रिलेटेड है, उससे अगला चैप्टर लेट से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, फिर रिस्क कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड है। अब ये इंडिविजुअल तो हो गया, लेकिन हमें उनका एक इंटीग्रेटेड फैशन में एग्जाम पूछता है। एग्जाम में बाज दफा एक ही क्वेश्चन में कॉस्ट का एस्पेक्ट भी कवर हो रहा होता है, रिस्क का एस्पेक्ट भी कवर हो रहा होता है, और प्रोक्योरमेंट का एस्पेक्ट भी कवर होता है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे होते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो एक क्विक रन डाउन करेंगे, और उस क्विक रन डाउन में हम एक्चुअल में, मतलब कुछ घंटों में कोशिश करेंगे कि सारे का सारा जो कुछ हमने पढ़ा उसको सम अप कर लें। और ये समरी इंशाल्लाह आपको फाइनल जो मॉक टेस्ट है उसकी तरफ लेके जाएगी, और हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो देन वो प्रैक्टिस सेशंस होंगे। एक चीज याद रखिएगा, इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। और ये सिर्फ इस तरह प्रैक्टिस काफी नहीं होगी कि यार मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मेरे 70% नंबर आ गए, वाओ दैट्स ग्रेट, ऐसा नहीं है। जो आंसर्स आपके ठीक हुए हैं उसके बारे में वो ठीक क्यों हुए हैं, जो दैट मीन्स 4 में से एक चॉइस तो ठीक हो गई, बाकी 3 गलत क्यों थी, वो लॉजिक आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आंसर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, ठीक है, उसमें चारों ऑप्शंस आपने पढ़नी है। एक्चुअल में आप टेस्ट तो 4 घंटे में कर लेते हो, लेकिन उस टेस्ट में एक एक ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन पढ़ने में ना आपको टाइम लगता है। वो मे बी अगर आप सही रिव्यू करें ना तो उन 200 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 2-3 घंटे के अगर आप सेशन लगाए। एंड दैट इज एक्चुअली द लर्निंग। आपके एनालिटिकल स्किल्स इस वक्त स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगेन, अब आपको मेरी बातों से इतना तो अंदाजा हो रहा होगा कि ये 4-5 घंटे, 4-5 दिन, 6-7 दिन की गेम है ही नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है, एक ऑप्शन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मैं आपको ऑलमोस्ट 30 आवर्स का एक जर्नल ब्रॉडर गाइडलाइन दे दूं, क्विक गो थ्रू करूं, और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट देता रहूं, ये चैप्टर आप खुद पढ़ के आए, ये चैप्टर खुद पढ़ के आए।
लेकिन आई नो प्रोफेशनल जो जॉब आप में से कर रहे हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, आई कैन बेट कि आप में से 95% लोग ये नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप को एक बंदा कहे खुद पढ़ लो और खुद पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा। ये जब तक आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं होगी ना कि हमने 2 घंटे रोज बैठना है और उन 2 घंटों में मैंने आज आपको कहा है कल ये पढ़ के आइए और अगले दिन मैं सवाल पूछूंगा, जब तक ये वाला प्रेशर नहीं होगा आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सो और फिर भी प्रैक्टिस सेशन एंड एवरीथिंग इट रिक्वायर्स टाइम, 80 आवर्स से ज्यादा का टाइम है। ठीक है, एनीवेज नाउ कमिंग टू द रेफरेंस मटेरियल्स, जैसे मैंने अभी कहा कि पिमबॉक गाइड उसका 6th एडिशन इस वक्त लेटेस्ट एडिशन है, ये फॉलो होगा। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आज आपसे शेयर कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, पीएमआई ने एक अपना ना टर्मिनोलॉजीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स की डेफिनेशन जो है ना वो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके गूगल ड्राइव पे। उसके बाद है पीएमपी एग्जाम कंटेंट आउटलाइन, ये वो चीज है जो ये डिफाइन करती है कि आपके एग्जाम के अंदर क्या कुछ आना है। ठीक है, वो कौन कौन से नॉलेज, वो कौन कौन से स्किल्स आपको पता होने चाहिए पीएमपी एग्जाम में को पास करने के लिए। तो ये एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के बारे में हम मजीद भी बात करेंगे, बट ये डॉक्यूमेंट भी मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया हुआ है। उसके बाद है पीएमपी हैंडबुक, इसके अंदर वो सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं जो हमने कल पढ़े थे कि एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, अप्लाई कैसे करना है, कितने दिन लगेंगे, 7 दिन, 90 डेज, 1 ईयर, 3 ईयर एंड एवरीथिंग, वो इसमें लिखा हुआ और ये भी गूगल ड्राइव पे आपके साथ ऑलरेडी है। अब आते हैं वो रीटा की तरफ। रीटा इन खातून का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। इस वक्त इनकी बुक का 9th एडिशन चल रहा है, इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अ, इसकी जो हार्ड कॉपी है अगर आप लेना चाहें, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सॉफ्ट वर्जन, तो आप किसी भी जगह से अपनी चॉइस से ले लें। मुझे एक जगह का पता है, मैं आपको वो जरूर बता दूं, मैं ग्रुप में उसका वो कर दूंगा। मुझे अब एग्जैक्ट नाम, गुड बुक्स है, आई8 में है गालबन, अगर आप में से किसी को पता हो। मैं गुड बुक्स ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल वो मैं आपको उसका मैंने कार्ड का प्रिंट लिया, उनके पास होती है। अगर आप वहां से लेना चाहें तो वहां से ले लें। आई डोंट नो इस वक्त करंट रेट्स क्या होंगे, जनरली फॉर 1200। वैसे ओल्ड बुक से भी मिल सकती ओल्ड है, बुक से भी मिल मैंने सकती है, हाँ। चेक किया था। बस ठीक तो हो वो गया। जो प्रिंटेड लोकल कॉपी होती है दैट इज फॉर 500 600। हाँ बस ठीक हो गया, चलें जी। ये फिर आप करिए, आप इनसे बाकियों से भी शेयर कर दीजिएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसकी हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में पिमबॉक में जो कुछ लिखा हुआ है उसका एग्जाम कह लें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में जो है ना एक्सप्लेनेशन, वो इस बुक में है। और एक्चुअल में मैं आपको जो मेन प्रिपरेशन करवाऊंगा वो इसी से करवाऊंगा। ठीक है, इन्हीं का एग्जाम सिमुलेटर है, लाइक आई परचेज दैट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो वो हम यूज करेंगे एग्जाम सिमुलेटर, वो अलग से आता है, फास्ट ट्रैक उसका नाम है, वो नीचे लिखा हुआ है, रीटा का फास्ट ट्रैक ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, हम यही सिमुलेटर यूज करेंगे। ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन वो मतलब मैं आपको फॉर फ्री ही दूंगा। तो आपने ये सिमुलेटर जो है वो फॉर प्रैक्टिस पर्पस यूज करेंगे रीटा का, और बुक जो है एज अ रेफरेंस बुक करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते तो भी मैं जो सॉफ्ट वर्जन में दूंगा वो आप देख लें, उससे रन कर लें, और बाकी जो मेरी स्लाइड्स है उसके अंदर ये बुक पूरी कवर है, नथिंग लेफ्ट, नथिंग इज यू नो मिसिंग इन माय स्लाइड्स जो इससे इसमें दिया हुआ हो। प्लस पिमबॉक गाइड के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे और पिमबॉक गाइड में अपेरेंटली लगता है कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो वो मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा, ताकि अगर आप में से कोई पिमबॉक गाइड भी पढ़ना चाहे तो आपको आपस में कोई वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें नजर ना आए। तो एनीवेज ये सारे अभी आपको शायद ये हैवी बातें लगेंगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा, मैं आपको बताता जाऊंगा कि रीटा का एक चैप्टर हो गया है, और 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हमने तो एक चैप्टर भी कवर कर लिया है, और पिमबॉक गाइड वगैरह क्या क्या है। ठीक है, सो ये हमारे पास रेफरेंस मटेरियल है जो कि सॉफ्ट वर्जन में इन सारों का आपको इंशाल्लाह खुद दे दूंगा। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने पढ़ना कैसे है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। फर्स्ट पास, फर्स्ट पास का मतलब है कि हम जब फर्स्ट टाइम ये सारे चैप्टर डिटेल वाइज चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, इस दौरान मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, और आपका काम क्या है, ये वाला रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपने जो फीस देनी है वो भी जाया होगी, और फीस से कहीं ज्यादा, ये फीस इतनी नहीं है, फीस से कहीं ज्यादा इशू वो एफर्ट और वो टाइम है
जो आप अपने फैमिली को दे सकते थे, जो आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए यूज कर सकते थे, आपने वो नहीं किया और आप इधर बैठ के पढ़ रहे हैं। वो सब का सब ज़ाया चला हो जाएगा, अगर आपने ये ना काम किया। वो क्या-क्या है? पहली बात, आपने जो इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएँगे, आपने मुझे रोक के बार-बार ड्यूरिंग द क्लास पूछना है कि सर ये मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताएँ, दोबारा बताएँ। बिल्कुल नहीं शर्माना। आपको 10 दफ़ा रिपीट करना पड़े, मुझे करना पड़े, मैं करूँगा। अलग से आपका प्राइवेट 1 घंटे, 2 घंटे का सेशन लेना पड़े, मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन आपने लाज़मी पूछना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, जब मैं एक चीज टॉपिक पढ़ा लूंगा तो मैं आपको साथ बताऊंगा कि आज आपने रीटा का यस यहाँ से यहाँ तक ये पेजेस कवर हो गए हैं और पेमबॉक गाइड के अंदर हमने ये चीजें कर ली हैं। सो काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा एट योर ओन। तो वो आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जो कुछ मैं पढ़ूंगा, आपको पढ़ते हुए मेरी आवाज आपके कानों में गूंज गूंज रही होगी कि हाँ सर ने मुझे क्लास में ये बताया था, अब ये लिखा हुआ है। सो इस बारे में मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड फिल इन योर नॉलेज। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कि जब मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यार ये इस तरह से होता है, तो हो सकता है आपने कभी भी इस चीज के बारे में सुना ही ना हो कि अच्छा यार ये ऐसे होता है। तो दैट इज योर नॉलेज गैप। कुछ लोगों को शायद पहले से पता हो, उनके लिए नई चीज नहीं होगी। सो उनके लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, अच्छा यार ये भी होता है। तो दैट इज, या ये इस तरह से होता है, मुझे नहीं पता था। एक तो ये नॉलेज गैप की शक्ल है। एक नॉलेज गैप की और भी शक्ल है, वो ये है कि आप एक काम को एक खास तरीके से करते चले आ रहे हो और मैंने आज बता दिया किसी लेक्चर में कि भाई ये इस तरह होता है और आप कहते हो नहीं सर हम तो इस तरह करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि दैट इज कंसीडर दिस एज एज योर नॉलेज गैप। इस नॉलेज गैप को आप फिल इन करें, इसको करेक्ट करें। अदरवाइज एग्जाम में आप उस अप्रोच से आंसर देंगे जो आप करते चले आ रहे हो, दैट वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग आंसर फॉर दैट। ठीक है जी। तीसरी बात, एक टर्म हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ये क्या होते हैं मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह थोड़े, लाइक ये मे बी मंडे या ट्यूसडे वाली क्लास में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा ये। लेकिन आप आसान अल्फाज में, जिसको हम कहते हैं ना नोट्स बनाना, अपने नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। आज मैं आपको ये रिकॉर्ड कर लें, ये बात मेरी नोट कर लें काइंडली। वो ये कि अगर आपने नोट्स ना बनाए, अगर आपने साथ के साथ नोट्स ना बनाए, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो अगला सेशन होगा आप वो भी अटेंड करना पड़ेगा आपको। होता ये है कि जब मैं एक लेक्चर पढ़ा लेता हूँ, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ अब आप ना अपने इससे रिलेटेड बुक पढ़ें, यू नो इट टेक्स टाइम। 2 घंटे मैंने पढ़ाया है, उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटे आपने बुक पढ़ी है, उसमें चीजें हाईलाइट की हैं। अगर आपने हाईलाइट नहीं की या उसकी समरी नोट्स नहीं बनाए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आज से 1.5 महीने बाद टेस्ट से पहले मैं आपको कहूंगा अब आप रिवाइज करें, तो आपको पूरे के पूरे 2-2 घंटे के लेक्चर दोबारा सुनने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग, या फिर आपको वो बुक पूरी की पूरी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। 800-900 की पेजेस की बुक जिसको आपने 2 महीने लगा के पढ़ा हो, समझा हो, अब दोबारा से उसको जब आप जीरो से पढ़ना शुरू करोगे, आप कहेंगे कि यार मेरे से नहीं होता, रहने दो, फिर कभी करेंगे जिंदगी में। अगर आपने ये नोट्स ना बनाए साथ के साथ, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम जाया करेंगे और अपना पैसा ज़ाया करेंगे, ठीक है? ये मैं मतलब वो हार्श नहीं हो रहा, ये मैं बिल्कुल ना थ्रेट नहीं कर रहा। एज़ एज़ एन इंस्ट्रक्टर, एज़ अ टीचर, एज़ अ ब्रदर, ये मेरी एडवाइस है सबको। अगर आप इस कोर्स से बेनिफिट सही मानों में लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लाज़मी है कि जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ रोज़ का रोज़ अपना जो टॉपिक पढ़ें उसके वो पॉइंट्स नोट कर लें जो आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं या आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे भूल जाएगी, उसको जरूर हाईलाइट कर लें। और जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ यार ये तो मुझे पता है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दें। सो होगा ये कि पूरी बुक के जो 700 पेजेस हैं उसके एक समरी फॉर्म 100 पेजेस का, 120 पेजेस का, वो आपके पास आ जाएगा। तो फिर आपको रिवाइज करना विद इन वीक, वो सारे 100 पेजेस 4-5 दिन में आप आराम से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? अगर आपने ऐसा ना किया, तो फिर आप में से कुछ ऐसे होंगे जो 3-4 दिन में रिवाइज करके कहेंगे सर वी आर रेडी, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर वी नीड 1 मोर मंथ एंड इट विल बी टू लेट। आई एम टेलिंग यू, वो बहुत ज्यादा देर हो जाती है और फिर आप टूट जाते हैं, मतलब आप उस तरह कर ही नहीं सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रोज का रोज करें। मैक्सिमम वीकेंड जब आए
तो आपने मैक्सिमम कुछ चीजें, अगर लेट्स से आपकी रूटीन ऑफिस की, फैमिली की ऐसी रही है कि आप नहीं कर पा रहे, तो मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दैट वीक आपने उसको कवर कर लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं। अगले वीक में कोई चीज कैरी फॉरवर्ड के तौर पे नहीं लेके जानी, रिमेंबर दिस। सो ये मैंने इतना टाइम सिर्फ एक बात पे इसलिए लगाया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी समहाउ इस चीज को कैजुअल लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं कर पाते हैं, और मुझे उसका बहुत अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होगा फिर। सेकंड पास का मतलब ये है कि अब हमने क्विक रिवीजन करनी है, और जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्विक रिवीजन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब आपके पास वो नोट्स बने हुए हो। सेकंड पास के अंदर अब आपके पास सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट, कॉस्ट इसका एस्पेक्ट, स्केड्यूल का, क्वालिटी का, ह्यूमन रिसोर्स, अदर रिसोर्सेज, रिस्क का, प्रोक्योरमेंट का, स्टेक होल्डर्स का, सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए हैं। अब उसको इंटीग्रेटेड फैशन में चीजों को लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ जाएंगे। और प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वो जो एनालिटिकल स्किल है वो भी टेस्ट होगा, और आप अपने जो क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि राइट आंसर कौन से हैं, रॉन्ग आंसर कौन से हैं, वो उनको भी आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। अगेन जब हम टेस्ट सेशन पे जाएंगे तो मैं उस वक्त इसकी डिटेल, लेकिन राइट नाउ ये हमारा पहला पास स्टार्ट होगा। और पहले पास में जैसे मैं कह रहा हूँ कि नोट्स लाजमी बनाइए प्लीज। समरी, बहुत सारी चीजों की समरी मैं दूंगा, लेकिन वो आपको स्लाइड्स पे शो करता जाऊंगा, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप इसकी स्लाइड की तस्वीर ले लें, और ग्रुप में एक बंदा कोई भी शेयर कर दे ताकि सबके पास वो आ जाए। अपने मोबाइल पे आपको तस्वीर ले लीजिएगा। लेकिन देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप, मैंने जो समरी इंफॉर्मेशन दी होगी वो एक जर्नल क्राइटेरिया हो सकता है, उसमें से आधी बातें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता हो, तो फिर आप उस पर टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजों से मैंने ना लिखी हूँ जो मैंने फॉर ग्रांटेड ली हूँ कि यार ये तो सबको पता होगा। सो काइंडली अपने नोट्स खुद बनाने हैं, आपने अपने हैंडआउट्स खुद बनाने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सो as I told you yesterday as well, it will require your time, effort, but return is really high, और वाकई हाई है। इसका रिटर्न मिलता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पीएमपी की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि आपको मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद डिजायर्ड एटीट्यूड ये है कि इस वक्त जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर रहे कि हमने एग्जाम देना है, वो प्रिपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में पास करना है। जो लोग फेल होते हैं हम वो नहीं हैं, रिमेंबर दिस थिंग। और ये 40-45 दिन का, 60 दिन का चिल्ला है जो मैंने आपको कल भी कहा, अगर आपने ये काट लिया आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने 20 दिन पढ़ा, 25 दिन पढ़ा और उसके बाद हिम्मत हार गए, छोड़ दिया, तो ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने आपको कल काफी डिटेल में कहा। मेन 86% है सक्सेस रेट। पीएमपी एग्जाम में जो लोग अपीयर होते हैं उसमें से 86-88% लोग पास हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 लोग इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ हार्डली 10 या 20% वो लोग हैं जो वाकई तैयारी 20-40-50 दिन तक करते रहते हैं, बाकी दरमियान में छोड़ देते हैं। तो वो जो कर जाते हैं वो पास हो जाते हैं, जो नहीं करते, जो पढ़ ही नहीं सकते ना, फेल वही होते हैं। बस ये आपने याद रखना, ठीक है। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साथ के साथ अपने काम को आसान कीजिए। इसके बाद अ, एक बात ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि इधर से भी मटेरियल उठा लिया, उधर से भी मटेरियल उठा लिया, और अपने पास ढेर लगा लिया। मेरे पास पता नहीं कितने जीबी का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कहेंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगा, मैं आप किसी भी दिन इंशाल्लाह विल ट्राई के कोर्स के मिड में हम कोई एक गेट टुगेदर रखें, और उसके अंदर आप अगर चाहें मैं आपको हार्ड डिस्क पे दे दूंगा। लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको मैं जितना कुछ बता रहा हूँ, जितना कुछ शेयर कर रहा हूँ, जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ, दैट इज गुड इनफ। एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट करा के एक दफा अपनी तरफ से प्रैक्टिस कुछ चीजों की ना करवा लूं, उस वक्त तक आप इधर उधर से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्केट में मिल रहे होते हैं ना, रिमेंबर, वो सारे के सारे वैलिड क्वेश्चंस नहीं होते। वो कुछ ट्रेनर्स ने अपने तौर पे बनाए होते हैं, कुछ लोकली वैसे ही किसी को, मतलब ग्रुप के अंदर ना उसने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक बुक पढ़ी, उसने कहा ओ वाह ये, और उसने क्वेश्चन बना के ग्रुप में चढ़ा दिया। अब वो क्वेश्चन किसी सूरत ट्रू रेप्लिका नहीं होते उन क्वेश्चंस का जो एग्जाम में आ रहे होते हैं। पीएमपी एग्जाम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड के क्वालिटी क्वेश्चंस है ना, वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। तो आपने इधर उधर की रिसोर्सेज पे उस ध्यान नहीं देना। जो मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चंस दूंगा, जैसे मैंने कहा मैं आपको एग्जाम सिमुलेटर रीटा का दूंगा, ठीक है, $300+ का काल्पन, वो मैं आपको वो दूंगा।
आपने जब वो कर लिया, उसके बाद मैं आपको कहूंगा अब आप दुनिया जहान के पीएमपी के फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। उसमें जो सवाल आता है उस पर अपना हाथ सीधा करें। आपको खुद अंदाजा होगा कि यार ये क्वेश्चन, ये क्या फजूल क्वेश्चन है, ये भी कोई पीएमपी लेवल का। आप पीएमपी एग्जाम से पहले खुद अपने आप को इस लेवल पे फील करेंगे, यार ये तो स्टूपिड सा क्वेश्चन है, ये कहाँ आएगा एग्जाम में। ठीक है, सो आपने अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना विद एक्स्ट्रा मटेरियल्स। सो मैं जैसे आपको बता रहा था, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ड्यूरिंग द क्लास, उसको रीटा और पिमबॉक्स से देखना है, और फिर ये जो फर्स्ट पास आपको होगा उसमें आप फिर अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और फिर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जैसे मैंने कहा कि हम कुछ बातें, सॉरी, जो हमारे आंसर्स ठीक हैं वो भी देखेंगे क्यों ठीक है, और जो गलत हैं वो भी देखेंगे। और विद इन वन क्वेश्चन अगर एक चॉइस ठीक है, ऑप्शन डी ठीक थी, वो तो ठीक थी, ए बी और सी गलत क्यों थे, हमने वो क्यों नहीं चूज किया, उसका भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपको अपनी रेफरेंस बुक मैंने रीटा का बता दिया, आप लोग इस वीकेंड तक उसको परचेज कर लीजिएगा, वरना सॉफ्ट कॉपी में इंशाल्लाह आज ही आपको दे दूंगा। अब मैं आपको साथ के साथ कुछ चीजें रीटा के कुछ पेजेस का बताता रहूंगा कि यार ये चीज वहां लिखी हुई है, ये चीज वहां लिखी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब सबसे पहले तो ये कि इस एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम मतलब जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उन 4 घंटों में, एज वेल एज उससे पहले इस एग्जाम की तैयारी में, आपने अपने माइंड में कुछ अजम्पशंस माइंड में रखनी है हर वक्त। अगर वो अजम्पशंस आप माइंड में रखेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपके आंसर्स ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपको वो आंसर्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद गलत सेलेक्ट करें। उसकी एक वजह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो ये कि पीएमआई ने ना पीएमपी एग्जाम में आपका ओवरऑल, जैसे मैंने कहा था 49 प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो 49 प्रोसेसेस टेस्ट करने हैं। अब अगर मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि मेरा प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और ये अज्यूम नहीं किया कि मेरा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लेट्स से 200 लोग उस पर काम कर रहे हैं कम से कम, और वो दुनिया के 3-4 मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो रहा है, टीम मेरी स्कैटर्ड है, मल्टीनेशनल वो है, और अच्छा खासा उसमें बजट इन्वॉल्व है, और उसका ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर है। अगर ये सब नहीं अज्यूम मैंने किया हुआ, तो फिर मेरे आंसर को अप्रोच करने की या क्वेश्चन को अप्रोच करने की वो ना एंगल बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आपने एक्टिविटीज का एस्टिमेट लगाना है, और फिर हर एक्टिविटी को जो है ना उसकी कॉस्ट के, सॉरी, हर एक्टिव पहले काम को एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करना है, और फिर हर एक्टिविटी को पकड़ के उसका इंडिविजुअल कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना है। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट, लेट से मैं ये कहता हूँ वो प्रोजेक्ट ये है कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कन्वोकेशन जो है वो होल्ड करना। ऑब्वियसली ये किसी हद तक प्रोजेक्ट डेफिनेशन या एक इवेंट जो है वो प्रोजेक्ट डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। एक 7 दिन का प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू जो मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये जो 49 के 49 प्रोसेसेस है ना, वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे होते हैं जो बहुत बड़े होंगे साइज में, जो स्कैटर्ड होंगे। अदरवाइज तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शायद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे 15-20 आउट ऑफ 49 15-20 प्रोसेसेस करें और आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। लेकिन पीएमआई ने टेस्ट करना है 49 के 49 प्रोसेसेस। सो पीएमआई आपसे ये अस्यूम करेगा क्वेश्चन के अंदर कि आप जो जिस प्रोजेक्ट का जिक्र, जैसे वो कहता है यू आर वर्किंग ऑन सो एंड सो प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये आपने अपने माइंड में अस्यूम करके रखना है। ठीक है, लाजमी आप ये अजम्पशंस माइंड में रखेंगे तो ओनली देन आप सही आंसर्स की तरफ जाएंगे। अब ये जो अजम्पशंस हैं कल हम इसी से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज मैं थोड़ा सा भी कवर करूंगा, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, कुछ बेसिक थीम जो है वो मैं आपको कवर कर दूंगा। बाकी चीजें आपने रीटा का चैप्टर 1 पेज 17 के ऊपर ये रेकरिंग थीम्स लिखे हुए हैं, जो पीएमआईइज्म्स मींस दीज थिंग्स आर स्पेसिफिक टू पीएमपी एग्जाम, या दीज थिंग्स आर स्पेसिफिक टू पीएमआई का जो स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड है। तो वो रेकरिंग थीम्स आपने लाजमी माइंड में रखने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो आपने माइंड में रखनी है इस कोर्स को पढ़ते हुए भी,
वरना आपको बार बार ख्याल आएगा सर इसको करने की क्या जरूरत है। मैं आपको कहूंगा कि भाई इसलिए जरूरत है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट पे ये चीजें चाहिए होती हैं। आपके माइंड में शायद छोटा प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो वो बातें आपने माइंड में जरूर रखनी है। सो मैं आपको उसका जो आप कह लें कि समरी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और समरी ये है, ये जो टॉप पे लिखी हुई है वो मेजर पॉइंट है। वो ये कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो आप जिस जगह रह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है, वो एक आइडियल वर्ल्ड में आप ऑपरेट कर रहे हैं, पहली बात। और वहां पे लोग अपने काम में भी परफेक्ट हैं और उनकी नीयतें में भी कोई फतूर नहीं है। वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, एवरीबडी इज फेयर। और हमारा जो सिस्टम है वो एरर फ्री है, जबरदस्त सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ये आइडियल सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए कि हम यहाँ पे लोग परफेक्ट हैं, उनकी नियतों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा सिस्टम बिल्कुल एरर फ्री चल रहा है। ये इसलिए ये मेजर अजम्पशन है। होता ही है कि जब मैं आपको कहता हूँ ना आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट माइंड में रखना है, तो आप कहोगे सर वो जब हम कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे होते हैं ना, तो उसके माइंड में होता है, वो जो सप्लायर आता है ना उसके माइंड में होता है कि यार मैं 10 लाख कोट करूंगा, नेगोशिएशन 10 लाख से स्टार्ट करूंगा तो बाद जाके कहीं 8 लाख पे सेटल होगी। नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ फेयर डील। इसका मतलब है कि हम गलत काम करेंगे। आइडियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर कोट कर रहा है, ही और शी मीन्स इट, ठीक है, वो वाकई वो प्राइस होगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ सर हमारे पास ये एस्टिमेट है फला एक्टिविटी से 7 डेज लगेंगे, तो अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार एक्चुअल में 5 डेज लगने हैं, उसने 2 दिन का मार्जिन रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज आइडियल। जो बंदा जो बात कर रहा है वो परफेक्ट है और सिस्टम में कोई एरर नहीं है, उसके एस्टिमेट्स में कोई एरर नहीं है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ये बात आपने याद रखनी है। जहां पे एरर चेक करना होगा ना, वो आपको खुद बता देगा कि ये गलत एस्टिमेट दिया है, फलां बंदे ने एस्टिमेट दिया उसमें उसने 2 दिन का मार्जिन रखा है, वो खुद आपको बताएगा। अदरवाइज आपने ये अस्यूम करना कि नहीं भाई एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो पहली चीज इसी परफेक्शन के कैटेगरी में आती है, वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है ना दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। दे आर एंजल्स, नेक नियत। अगर उनको ये लगता है ना कि यार ये प्रोजेक्ट इतने टाइम या इतने गिवन बजट में नहीं हो सकता, तो वो खड़े होकर कहते हैं सर ये जो आपने बजट दिया ना ये काफी नहीं है। और मैनेजमेंट कहती है कि इसी में करना है, तो वो कहेंगे नहीं सर इसमें मुमकिन ही नहीं है। और मैनेजमेंट कहती है फिर मैं किसी और को दे देता हूँ, तो मैं फायर कर रहा हूँ। तो वो इतने फरिश्ता सिफ्त हैं कि वो कहते हैं ठीक है सर आप फायर करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा जो प्रिंसिपल स्टैंड है और मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है उसके मुताबिक इतने गिवन बजट में ये नहीं हो सकता। आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, तो इस हद तक प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है ना वो स्ट्रांग है और इस हद तक वो फरिश्ता सिफ्त है। ठीक है, पहली बात। इसी तरह जो टीम है आपके नीचे काम कर रही, वो भी परफेक्ट है, अपना काम करके आती है। और उस टीम की इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्ट मैनेजर उसको डायरेक्शन नहीं देता, सिर्फ हुक्म नहीं देता, बल्कि हर डिसीजन में उनको अपने साथ लेके चलता है, उनका इनपुट लेता है। इसी तरह जो स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, विल टॉक अबाउट दी स्टेक होल्डर्स, वो उनका भी फीडबैक लेता है, उनको इंपॉर्टेंस देता है, उनको वैल्यू देता है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगेन ये जो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज है, इन सारों के बारे में मैं इकट्ठा बात करता हूँ। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एरर फ्री सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं सर हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, सर आपको पता है ये हमारे यहाँ कहाँ होता है। एग्जाम के लिए आपने माइंड में रखना होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही जैसा होना चाहिए वैसे होता है। और प्रोसीजर सर वो लिखे होते हैं, फॉलो कौन करता है? नहीं भाई, फॉलो होते हैं। आपने एक आइडियल वर्ल्ड का सिनेरियो अपने माइंड में रखने ड्यूरिंग दिस कोर्स एज वेल एज ड्यूरिंग द एग्जाम, अगेन अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसी तरह कुछ असम्पशंस हैं जो हम साइज के बारे में, प्रोजेक्ट साइज के बारे में, वो जैसे अभी मैंने कहा। तो अब मैं बारी बारी ये चारों पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आपने हर स्लाइड पे मैं एक एक स्लाइड पे शो करूंगा और अगर ये टाइम कंक्लूड हो जाता है तो आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा डिटेल्ड वो नहीं है। बट फिर भी मैं अगर कल आपको कोई पढ़ के आप आएंगे और आप फिर भी क्योंकि क्यूरी हुई तो आई विल आंसर। सो नाउ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज का क्या बात है? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज का मतलब ये है, एग्जाम की स्टेटमेंट्स ना वो एक आइडियल असम्पशन पे आपको स्टेटमेंट देता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब आपको क्या करना चाहिए। अब ये आंसर नहीं हो सकता सर इसका तो एस्टिमेट ही गलत था, सर उसने तो चीटिंग की थी। ऐसा नहीं है।
लेकिन समटाइम्स पीएमपी एग्जाम ये चेक करने की कोशिश करता है, वो क्वेश्चन ये चेक करने की कोशिश करता है कि क्या एक गलत चीज जो एग्जाम उसमें प्रोजेक्ट पे हो रही है, क्या आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर भी सकते हो या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए जो आइडियल ना हो। ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया जाएगा कि एक बंदा है, एक सप्लायर आपके पास आया है और वो सप्लायर आपका यूनिवर्सिटी क्लासमेट है और वो आपको एक टिकट दे के दे रहा है पीसी वुडबर्न में 3 दिन का स्टे का और ये वो, और कह रहा है कि यार मैं सोच रहा था आपसे मिल लूं। अब वो आपका पोटेंशियल सप्लायर है और कुछ अरसे बाद उसने बिडिंग करनी है, उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट जीतना है, तो क्या ये आइडियल प्रैक्टिस है कि आप उससे वो गिफ्ट कबूल कर लें या ना करें। अब यहाँ पे पीएमपी एग्जाम ये देखना चाह रहा है कि क्या आपको इस चीज का आइडिया है, एथिक्स का पता है या नहीं है। तो वो एक गलत प्रैक्टिस आपके सामने प्रेजेंट करता है ताकि आप उसमें से चीज को चेक कर लें। तो ऐसी सिनेरियो के अलावा बाकी हर जगह आपकी सिचुएशन आइडियल ही होगी। सो जैसे अब लिखा हुआ है, मैंने पहले कहा प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर एंजल्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट की हर चीज का कर्ता धर्ता प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के जिम्मे है। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्रेडिट है, अगर वो फेल होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये नहीं कह सकता सर मुझे तो टाइम ही अनरियलिस्टिक दिया गया था, आपको पता है मैनेजमेंट हमें टाइम देती नहीं है प्लान करने का, उसने प्रेशर इतना दिया हुआ है, आपने क्यों लिया प्रेशर, अगर आप ठीक थे तो आप खड़े होते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अज्यूम करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऐसे ही हैं, वो स्टैंड लेने वाले हैं, वो क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट्स में। फिर विद इन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अगर उस वो प्रॉपरली ट्रेन्ड है और वो प्रॉपरली वेल एजुकेटेड है अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इससे फर्क पड़ता है। मसलन बहुत सारे आप में से हम में से कहते हैं नहीं यार ये पीएमपी जो है ना इस सर्टिफिकेशन से क्या फर्क पड़ेगा, यार ये गोरों की बातें ऐसे ही। असल बात है ना प्रैक्टिकली कुछ और होता है, आपको वो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने अस्यूम ये करना है कि एक पढ़े लिखे प्रोजेक्ट मैनेजर से वाकई फर्क पड़ता है। ठीक है, और वो जो स्टैंडर्ड को जो लोग फॉलो करते हैं उससे वाकई प्रोजेक्ट इम्प्रूव, प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है। फिर जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजर अपने इंटरेस्ट को भूल जाता है और वो अपनी जॉब छोड़ देगा लेकिन प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट वो पहले रखेगा। सो आइडियल केस अगेन। फिर इसी तरह अपने काम का वो मास्टर है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो पावर और अथॉरिटी है जो बुक, ये पिम्बॉक गाइड या जो स्टैंडर्ड या जो पीएमआई कहता है ना कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये डिसीजन पावर होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए, ये, तो वो सारी पावर है, उसकी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है जैसे हम प्रैक्टिकली कहते हैं ना कि नहीं यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजर तो क्या, उसे बस हुक्म दिया जाता है और वो पूरा करता है, ऐसा नहीं है। जो आइडियल बुक के अंदर, आइडियल वर्ड के अंदर किताब या स्टैंडर्ड जिस तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर को देखता है, आपने एग्जाम के अंदर अस्यूम करना है प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा ही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर एंजल्स। फिर देन ही और शी इज असाइंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। इससे आगे जितनी बातें हैं मेरे ख्याल में हम कल इनको क्विकली देख लेंगे। आप कोशिश ये कीजिएगा खुद से पढ़ लें, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मुझे कल हम इन्हीं को एक दफा क्विकली देख लेंगे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। 9 बज गए, तो आपकी कोई क्यूरी है? वैसे आज ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं, बट स्टिल इफ यू यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। बिफोर यू आस्क एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन सबमिशन कह लें आप, वो ये कि कल हमारा लास्ट फ्री सेशन होगा ऑब्वियसली, और उस फ्री सेशन के अंदर हम